ये भी नहीं जी, आपसे मेरी बात हो गई थी आपसे। करमजीत मैम, आपसे बात हुई मेरी? करमजीत मैम, आप कहाँ से हैं? करमजीत धांधीवाल। हेलो। हेलो मैडम, मेरा नाम करमजीत अंदीवाल है। मैं पंजाब से हूँ, बठिंडा से। ओके। और अभी क्या कर रहे हैं? करंटली कनाडा में हूँ। मैं इमिग्रेशन कंसल्टेंट हूँ। अच्छा, अरे वाह मैम, आपकी तो बहुत जरूरत पड़ेगी। आपकी तो बहुत जरूरत पड़ेगी। बहुत सारे लोग आते हैं मैम, कैसे होगा कैसे होगा। अच्छा। ठीक है तो बस अभी इंटरेस्ट पैदा हुआ है मैम, जानना चाहती हूँ न्यूमरोलॉजी, मतलब कि इसको डिटेल में। मैम, आपके लिए तो बहुत बेनिफिशियल रहेगा। कैसे मैम? क्योंकि मैम बहुत सारे लोग आते हैं फॉरेन का, उनका कभी वीजा अटक जाता है, कभी पीआर अटक जाता है। आप खुद सीखेंगे तो आपको खुद समझ में आएगा कि वो अटका हुआ है, इसको क्या रेमेडी करा दूं मैं साथ साथ। तो अगला बंदा तो आपका फैन हो जाएगा कि मैम ने तो इमिग्रेशन के साथ साथ चीजें करा दी और हमें तो बाहर भेज भी दिया। ठीक है, इवन आप बस ये भी मैम। बता पाएंगे उनको कि वो सेटल्ड होगा भी या नहीं होगा, या आप कितना टाइम के लिए चला जाएगा, कितना टाइम में उसका हो जाएगा, आप ये सब चीजें भी उसको समझा पाएंगे। तो ओ उससे आपका वाह काम भी मैम। काफी हद तक, हाँ, आप इसका आपको मतलब काफी हद तक आपका काम आसान हो जाएगा। बहुत हद तक। ओ, ओके। तो दिस इज 11:33 नाउ, द गुड टाइम। तो वेलकम टू द सेशन। आज हमारा न्यूमरोलॉजी का फर्स्ट सेशन है। हम लोग 3 दिन तक इसी तरह से बातचीत करने वाले हैं। आपको भी बात करने का पूरा मौका मिलेगा। और पहले मुझे यही जो समझ आया आप लोगों से, आप आउट ऑफ इंटरेस्ट आए हैं, सीखने के लिए आए हैं। तो उस सीखने की जर्नी को कैसे हमें शुरू करना है, या हम कैसे इसको अपनी लाइफ में आगे करेंगे। मैं इन 3 दिन में आपको पहले तो प्लानिटोरी चीजें समझाने की कोशिश करूंगी कि ये प्लैनेट्स हमें क्या कहना चाह रहे हैं, इनके अपने एट्रीब्यूट्स क्या हैं, राइट। कि हमारी लाइफ में ये प्रॉब्लम्स क्यों क्रिएट करते हैं, या ये क्या है। और असल जिंदगी में हम देखें ना, अगर सच बताऊं तो ये ना सब प्लैनेट्स की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई है उन एलिमेंट्स की जो हमारे साथ एक दुश्मन की फॉर्म में जुड़े हुए हैं। एग्जाम्पल के लिए, आग और पानी का बैर बोलते हैं या दोस्त बोलते हैं? एनीबडी? आग और पानी का दोस्ती है या बैर है? एनीबडी? थोड़ा सा, जरा सा कॉमन सेंस ही लगाना है, क्या लगेगा आपको? हैंड रेस कर सकते हैं, अगर आपको लग रहा है अनम्यूट नहीं कर पा रहे तो हैंड रेस करके मुझे बता सकते हैं। ममता गोयल जी कह रही बियर। बैर, अच्छा, ओके, बियर। माय गॉड। ठीक है, बैर। ओके। अगर मैं बोलूं, अच्छा, अर्थ और वाटर। थैंक यू रमा मैम। अर्थ और वाटर, मिट्टी और पानी मिल जाए तो क्या दोस्त है दुश्मन है? दोस्त है, वेरी गुड रमा कुल मैम। तो हमें ये थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है कि कौन दुश्मन है और कौन हमारा एंटी एलिमेंट होता है, ठीक है। तो लड़ाई हमेशा एंटी एलिमेंट्स की होती है, दोस्तों की कभी लड़ाई नहीं होती। किसी पिक्चर में एक फेमस डायलॉग था, पिक्चर भी मुझे याद है, पुरानी पिक्चर थी सौदागर, विवेक मुशरान की जो फर्स्ट मूवी आई थी। तो उसमें उसके दादाजी ने बोला था, जो सबसे अच्छा दोस्त होता है ना, वही सबसे अच्छा दुश्मन होता है। ये इस मूवी का डायलॉग था, जो दिलीप कुमार ने अपने दोस्त के साथ शेयर किया था, क्योंकि एक टाइम पे वो बहुत अच्छे दोस्त थे। तो हम ना, जितनी भी चीजें देखते हैं ना हमारी लाइफ में तंग कौन कर रही हैं, वो हमारी लाइफ में जो हमारे लाइफ पाथ नंबर होते हैं, उनके आने वाले जो ऑपोजिट नंबर्स होते हैं वो हमें परेशान करते हैं। अब ये ऑपोजिट नंबर्स हमें, हम कौन से एरिया में रहते हैं वहां से आ जाते हैं। कई बार हमारा नेम किस पे आ रहा है, वो एलिमेंट से आ जाते हैं। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो, दो डी पर्सन है, ठीक है। तो कैसे हो गए दोनों डी पर्सन? सेम एलिमेंट हो जाएंगे, तो लड़ाई बहुत होगी। जैसे आप लोग भी हैं, मान लो आपका नाम जैसे ममता जी है, आपका नाम एम से है। मान लो आपके हस्बैंड का नाम डी से आ रहा है, या एच से आ रहा है, या एम से ही आ रहा है। ठीक है, तो आप लोगों की बजेगी आपस में। ठीक है, तो ये हमारी जितनी भी थ्योरीज है ना, ये सब न्यूमरोलॉजी से निकली है। तो आज तो मैं आपको बताऊंगी न्यूमरोलॉजी के क्या कनेक्शंस हैं, क्या डेट ऑफ बर्थ क्या क्या है, ये हम करेंगे कल। और उस डेट ऑफ बर्थ के अंदर आगे फिर हम पढ़ेंगे हमारे लाइफ पाथ नंबर क्या कह रहे हैं, ताकि हमें समझ आए कि हमारा करियर जो हमें चूज किया, क्या वो ठीक है, क्या हमें अकल्ट पढ़ना चाहिए, या सिर्फ मुझे एज अ इंटरेस्ट लेना चाहिए। तो रेडी हो आप सब समझने के लिए क्या है प्लैनेट्स? बताओ।
कितने लोग हाँ या ना बोलोगे तभी तो। एक दो तीन बाकी। हाँ बोलो तब बताऊंगी। कितने लोग अभी इंटरेस्टेड है उस चीज को देखने के लिए, समझने के लिए। ओके, भानु डिंडा और। थैंक यू सो मच। देखो, आपने दो प्लेनेट बड़े ध्यान से सुने होंगे। एक तो सूर्य और शनि, ये तो मुझे लगता है कि आप लोग यूट्यूब पे सुन सुन के और ये सब चीजें पता होंगी। सूर्य और शनि क्या है आपस में? सबने सुना है सूर्य और शनि के आपस में इनका क्या रिलेशन है? एनीबडी? आपस में फादर सन है, यस। शनि बेटा है, बिल्कुल ठीक। पर हमें क्या ये पता है इनका आपस में रिलेशन कैसा है? मैंने सिर्फ रिलेशन पूछा है। देखिए, जो सूर्य और शनि ना आपस में पिता और पुत्र हैं। अब जैसे कि मैं बात करी हूँ कि यहाँ पे हमारी लड़ाई किस चीज की है? एनिमीज की लड़ाई होती है। एनिमीज कौन से? जब हमारे एलिमेंट्स सेम होते हैं। अब सूर्य क्या है? सूर्य एक आग का गोला है, हम सबको पता है। अब जब सूर्य की जो छाया है, सूर्य की पत्नी थी संज्ञा, संज्ञा से उत्पन्न हुए शनिदेव। अब वो कैसे उत्पन्न हुए? संज्ञा देव सूर्य देव के तेज से बहुत परेशान हो गई थी, तो एक दिन उन्होंने सूर्य देव को बोला कि आप अपना ताप कम कर लीजिए, मैं सहन नहीं कर पा रही, मेरा पूरा शरीर ना छल नहीं हो रहा है आपके ताप से। पर सूर्य देव तो ईगो वाले हैं, राजा हैं वो। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। तो फिर वो बड़ी परेशान हुई। उसके बाद कुछ दिन के बाद उन्होंने बोला ठीक है मैं कुछ और, उन्होंने एक आइडिया निकाला। उन्होंने बोला अच्छा मुझे ना कुछ दिन के लिए आप मुझे मेरे फादर के घर जाने दो, मैं वहां थोड़े दिन रह के आती हूँ, शायद थोड़ा सा मूड चेंज हो जाए मेरा। तो उसने कहा ठीक है तुम जाओ और तुम जल्दी आ जाना। अब जो संज्ञा देवी थी ना, उनको पता था इनको सूर्यदेव कहीं ना कहीं ज्यादा दिन लगाती तो सूर्यदेव उनको ढूंढ लेंगे। तो उन्होंने एक घोड़ी का शरीर बनाया और जंगल में रहने लगी। अपने पिता के पास भी नहीं गई, क्योंकि उनको पता था अपने पिता को वो बताएंगी तो उनके पिता उनको वापस भेज देंगे। संज्ञा देवी के पिता थे विश्वकर्मा, जिस नाम से आप दिवाली से के बाद जब आप उनकी पूजा करते हैं ना, वो विश्वकर्मा जी, उन्हीं की बात कर रहे हैं। तो उनको पूरा अपने आसपास का वास्तु, अपने आसपास कैसे लोग हैं, पशु पक्षी, सबकी बातें समझ में आती थी। इवन वो पेड़ों से भी बातें पूछ लेते, गवाही जैसे लेते ना, तो वो सब ले सकते थे। तो इसलिए वो डर के मारे उधर भी नहीं गई और वहीं रहने लगी। अब जब वो रहने लगी तो उनको लगा सूर्य को एक ना एक दिन पता लग जाएगा, तो उन्होंने अपनी छाया से एक और संज्ञा देवी पैदा की जिसका नाम था संध्या। अब संध्या को उन्होंने क्या किया, शनिदेव को बोला कि तुम जाके ना सूर्य देव के पास रहो। और सूर्य देव की सारी चीजें उन्होंने बताई कि ऐसे ऐसे सूर्य देव हैं, कि मेरे तीन बच्चे हैं, उनको तुम्हें संभालना है, तुम्हें उनका घर संभालना है, ये सब चीजें करनी है। संज्ञा देव ने कहा ठीक है भाई, जो हुक्म। अब वो चली जाती है वहां पर। जब वो वहां चली गई तो कुछ टाइम के बाद अब वहां पे नारद मुनि जी आए, क्योंकि शनिदेव को पैदा होने का समय आ गया था। और उसका भी एक रीजन ये था कि ब्रह्मदेव ने जब मानस पुत्र पैदा हुए द्वितीय अदिति से, और उनसे राक्षस पुत्र पैदा हुए, तो उनको लगा अब ये सृष्टि का साइकिल कैसे चलेगा। जो सृष्टि का एक नियम है वो क्या होता है? रिसाइकिल होना, कि हम पैदा होते हैं, हम बच्चे बनते हैं, बच्चे से हम जवान होते हैं, जवान से हम बूढ़े बनते हैं, बूढ़े होते हैं तो फिर हमारी डेथ हो जाती है, डेथ के बाद सोल फिर नए लाइफ में चली जाती है। तो रिसाइकिल कैसे होगा? क्योंकि कोई मरेगा ही नहीं, किसी को कोई दंड ही नहीं मिलेगा, सब यहाँ पर है। तो उनको था कि कोई ऐसा व्यक्ति जरूर हो कि जो फैसला कर सके कौन सही है कौन गलत है, किसने पाप किए किसने पुण्य किए, क्या कौन गलत काम कर रहा है और कौन अच्छा काम कर रहा है। तो अब उस प्लेनेट के पैदा होने की बारी थी। तो पैदा जब भी कोई चीज बनती है तो उस बीच में कोई भी एक नेगेटिव फोर्स हमारी लाइफ में आता है, जो हमें एक अंदर से आग देता है कि हाँ हमें ये काम करना है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे रोक के एक चीज पूछना चाहूंगी। क्या आपको लगता है लाइफ में अगर आपको धक्का मार के भी जिंदगी में आगे बढ़े, या आपको जब भी कोई मोटिवेशन मिला, आप हमेशा मोटिवेशन से आगे बढ़े हो या नेगेटिविटी से आगे बढ़ रहे हो? सही तरीका क्या मिला? मोटिवेट कब होते हैं? जब वो नेगेटिव हमारे अंदर होता है, तभी आपको धक्का मार पाते हैं। यस और नो? तो जीवन में आपको ड्राइव कौन करता है? आपको जो जीवन में आगे ले जाने वाला फोर्स होता है वो नेगेटिव फोर्स ही होता है। अगर नेगेटिव फोर्स नहीं होगा तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो ऐसे ही क्या हुआ, नारद मुनि आए, उनको संध्या देवी को थोड़ा सा उन्होंने भड़काया। मोटिवेशन से आगे बढ़े।
बड़े ड्राइव क्या? मैम अनम्यूट करके बोल सकते हो, क्या बोला आपने? मैम बोल सकते हैं, आप अनम्यूट कर सकते हैं अपनी साइड से। अभी जो आपने आंसर लिखा है, माही प्रखंड जी। मोटिवेशन से आगे बढ़े, ड्राइव नेगेटिव फोर्स करता है, ओके, आगे बढ़ाने का, राइट। तो नारद मुनि ने उनको बोला कि तुम्हारे तो कुछ भी नहीं है यहाँ पर। कल को जब संध्या वापस आएगी तब तुम क्या करोगी? तुम्हारे पास तो कुछ नहीं रहेगा, तुम्हारा अपना अस्तित्व क्या है? तो उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे को तो उन्होंने ही पैदा किया है, तो जो उन्होंने मुझे बोला है मैं तो उनका हुक्म ही मानूंगी। तो मैं उनके अगेंस्ट क्यों जाऊं? तो उनको नारद मुनि समझाते हैं, भाई देखो, उनका तो एक ना एक दिन घर परिवार है, वो वापस आएंगे तो सूर्य देव उनको अपना लेंगे, तुम्हारा क्या होगा? तुमको ऐसे बोल बोल के जाते हैं। अब संध्या देवी के मन में बात आ जाती, बात तो ठीक है कि अगर मैं एक ना एक दिन जब संध्या वापस आएंगी तो मैं चली जाऊंगी, मेरा तो कोई नहीं है। तो अब नारद मुनि ना उनको एक बात डाल के ध्यान में कि तुम्हारा चलो कोई एक बच्चा ही होता तो कम से कम तुम अपने उसके सारे जिंदगी जी लेती। उनके मन में बात घुस गई। अब संध्या देवी जो थी, मतलब संध्या की फॉर्म में, तो संध्या ने जाके सूर्यदेव को बोला कि मुझे ना बच्चा चाहिए। तो सूर्यदेव ने कहा हमारे पास तो पहले से ही 3 बच्चे हैं, तुम उनकी देखभाल करो। और कहती नहीं, मेरे को करना है। सो इन अर्लियर लाइफ, फीमेल हैज फुल राइट टू आस्क फॉर अ बेबी, एंड जिस तरह का उसको चाहिए। तो उन्होंने बोला मुझे ऐसा पुत्र चाहिए जो आपकी तरह तेजवान हो, लोग उसको देखे तो घबरा जाएं, मतलब उसकी दृष्टि पड़े तो ऐसा हो। तो सूर्यदेव ने कहा ठीक है, एंड दे ब्लेस विद अ बेबी। अब जैसे उन्होंने कॉन्सेप्शन की तरफ गई तो उनको था कि मेरा जो बच्चा है बहुत ताकतवर बने हुए सब हो, उसके पास सभी देवी देवताओं की ब्लेसिंग्स रहे। तो जो संध्या देवी थी, यानी कि संज्ञा की जो छाया थी, संध्या देवी ने क्या किया, शिव जी की तपस्या शुरू की। अब उस तपस्या में शिव जी ने खुश होकर, इधर से तपस्या कर रही हैं, उधर से कॉन्सेप्शन पीरियड चल रहा है उनका। तो भूख प्यास और इन सब चीजों से उनका शरीर जो था, अंदर बच्चे का शरीर काला पड़ने लगा। और शिव जी ने उनको वरदान दिया, ठीक है तुम्हारा पुत्र ऐसा ऐसा ताकतवर होगा, वो लोगों को सही गलत बता सकेगा, पावरफुल होगा, लोग उससे डरेंगे, ऐसा करके उनको वरदान दे दिया। अब वरदान स्वरूप क्या हुआ, जब बच्चा पैदा हुआ तो वो तेजहीन था, काला था। सूर्यदेव ने उनको बोला कि ये मेरा पुत्र नहीं है। अब उन्होंने अस्वीकार कर दिया। संध्या बहुत रोई गिड़गिड़ाई, बट सूर्यदेव ने कहा ये मेरा पुत्र हो ही नहीं सकता, इतना तेज ही। अब बात इतनी बढ़ गई, धीरे धीरे क्या होने लगा, वो अलग सी हो गई। वो समझा नहीं पाती मैं कैसे बोलूं। और इस चिड़चिड़ाहट के चक्कर में जो 3 बच्चे पहले से थे सूर्यदेव के, उनके साथ उनका स्टेप मदर वाला व्यवहार अब शुरू हो गया। जो अभी तक उनको प्यार करती थी, अब वो स्टेप मदर का शुरू हो गया। तो एक दिन उनकी पुत्री जो यमी, यमन यमी उनके पुत्र पुत्री हैं, तो यमी ने जाके अपने पिता से शिकायत की कि पिताजी, माँ हमें प्यार नहीं करती और ऐसा ऐसा होता है। तो सूर्यदेव को विश्वास नहीं हुआ, तो उसने कहा पिताजी आप ऐसा खुद देख लीजिए। तो उन्होंने खुद देखा कि वो अपने बच्चों के साथ, जो 3 बच्चे पहले से थे उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती। और यम और यमी उनके बच्चे थे दोनों। यम और यमी के नाम से आज हम जो भाई दूज बनाते हैं ना, उनके नाम से ही बनाते हैं। तो इस तरह से ना सूर्यदेव ने उनको रंगे हाथ पकड़ लिया कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो। अब क्या था कि झूठ बहुत देर तक छुपता नहीं है, वो रोने लगी, बताने लगी सारी बात कि ऐसे ऐसे हुआ था। तो उन्होंने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता। तो उसने कहा आप खुद पूछ लीजिए। अब कहे वो ढूंढे कहाँ पर, क्योंकि उनको तो पता ही नहीं है वो कहाँ पे है। फिर अपनी उन्होंने अंतरात्मा से पूछा, ब्रह्मदेव से पूछा मैं क्या करूं। उन्होंने बोला कि आप खुद ही अपनी अब सूर्य क्या है, आत्मा का कारक है, उसको पता है सच क्या है झूठ क्या है। क्योंकि सूर्य क्या है, जीवन में रोशनी देने का काम करता है, सच की तरफ खोजने का काम करता है। तो उन्होंने अपनी अंतर्दृष्टि से देखा, जो संध्या देवी है एक घोड़े के रूप में धरती पर है। अब उनको पता है ऐसे तो वापस आएंगी नहीं, तो क्या करूं मैं। तो उन्होंने बनाया खुद भी घोड़े का रूप, और वो जंगल में विचरने लगे। अब इस बीच में जब वो उनके पास पहुंचे तो उनको मनाया, समझाया, और उसी प्यार मुनहार में उनके वहां से भी 2 पुत्र हुए, जिसको हम बोलते हैं अश्वनी कुमार, जो अश्वों के से उत्पन्न। अब इस तरह से फिर संध्या देवी को वापस लेकर आया। संध्या देवी ने बताया हाँ ऐसे ऐसे बनाया था मैंने। तो अब बात वही आई कि उनको उसने एक्सेप्ट नहीं किया। तो वहां से जो संध्या देवी थी अपने पुत्र को लेके वहां से चली जाती है सूर्यलोक से।
अब संध्या देवी जब अकेली पड़ गई तो बहुत रोती रहती थी, तो उधर से जो पुत्र पैदा हुआ उसका नाम था शनिदेव। का नाम रखा गया शनिदेव। तो फिर बाद में संध्या देवी को ब्रह्म जी ने समझाया कि आपके पुत्र की उत्पत्ति किसी कारण से हुई है, तो आप रोया ना करें। बट वो अंदर रोती रहती थी कि मैंने इतना जीवन दिया, ये तो उनके मन में वही भावनाएं वापस आ गई जो एक नेचुरल इंसान के अंदर होती है। अब शनिदेव का जब समय आया, थोड़े बड़े हुए, तो उन्होंने पूछा माँ तुम क्यों रोती हो। तो माँ ने जब कारण बताया ऐसे ऐसे, तो शनिदेव ने बोला आप परेशान मत हो, मैं आपके लिए न्याय मांगूंगा। अब न्याय कैसे मांगूंगा, अगर वो संध्या देवी उनको जाने ही नहीं देती तो वो क्या करते, वो चुपचाप बैठे रहते। तो एक दिन फिर से नारद मुनि आए, उन्होंने बोला कि तुम्हें न्याय के लिए पैदा किया, तुम अपनी माँ के लिए अपने लिए न्याय नहीं मांग पा रहे, तो दुनिया के लिए न्याय या कर्म का काम कैसे करोगे। तुम्हें तो पैदा ही इसी मकसद के लिए किया ब्रह्मदेव ने। आपका मकसद है यहाँ पर पैदा होने का, और हम सबका भी कोई ना कोई मकसद है लाइफ में आने का। तो शनिदेव उनकी बात से प्रभावित होते हैं और जाते हैं सूर्यदेव को ललकार देते हैं कि ऐसा ऐसा मैं आपका पुत्र हूँ और ये वो। तो वहां पे आर्गुमेंटेशन इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि मदर को इंटरवीन करना पड़ता है संध्या देवी को। संध्या देवी उनको गुस्सा करती, तुम अपने पिता से इस तरह से बात नहीं कर सकते हो। संध्या देवी उनको गुस्से से डांटती। तो शनिदेव को बड़ा गुस्सा आता है कि मैं तो तुम्हारे लिए और अपने लिए हक मांगने आया था, तुम मुझे ही गुस्सा कर रही हो पिताजी को समझाने की बजाय। और उनका आर्गुमेंटेशन इतना ज्यादा बढ़ता है कि शनिदेव उनको अपनी क्रुद्ध दृष्टि से देखने लगते हैं। अब जब शनिदेव की दृष्टि सूर्य में पड़ती है तो सूर्यदेव भी काले पड़ने लगते हैं। तो सूर्यदेव जब काले पड़ने लगे तो सृष्टि में भी हाहाकार मच गया, क्योंकि क्या हो गया, अंधेरा हो गया, सूर्यदेव की शक्ति खत्म हो गई। तो फिर से ब्रह्मदेव को इंटरवेन करना पड़ा। उन्होंने शनिदेव को डांटा कि तुम अभी बच्चे हो, तुम्हें बड़ों की बात में नहीं पड़ना चाहिए, समय रहते तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा ये सब क्यों हुआ है, तो तुम्हें माफी मांगनी होगी। तो शनिदेव ने कहा मैं अपनी दृष्टि बंद कर लेता हूं उनकी तरफ से, मैं उनके पास दृष्टि डालूंगा ही नहीं, पर मैं माफी नहीं मांगूंगा जब तक वो मुझे स्वीकार नहीं करेंगे और मेरी माँ को स्वीकार नहीं करेंगे। अब सूर्यदेव ने उनसे सॉरी बोला, आपस में सॉरी हुआ, बट दोनों ने एक दूसरे को स्वीकार नहीं किया। मतलब ऊपरी ऊपरी बात होगी, ठीक है तुम अपनी काम करो मैं अपना काम करो, तुम मेरे देश नहीं आओगे। शनिदेव ने कहा तुम मेरे पास नहीं आओगे। तो मन में एक उनके मलाल रहेगा कि पिता ने उनको स्वीकार नहीं किया, और इस तरह से शनिदेव चले गए। तो आप कई बार देखोगे द पीपल बॉर्न ऑन 28, जो किसी भी मंथ की 28 को बॉर्न होते हैं, यहाँ पे क्या माँ और शनिदेव का साथ है, 2 नंबर इज अ मून, मदर। तो इन दोनों का जो आपस में बॉन्डिंग होता है, पिता बेटे का अपनी माँ के साथ बहुत ही स्ट्रांग होता है। कहने का मीनिंग ये बताना चाह रही हूँ कि 28 के लोग अपनी माँ के साथ बहुत अटैच होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से शनिदेव और इनकी राइवल शुरू हुई। तो वहां पे हमने 1 8 को क्या बोला, एक दूसरे के ये लोग एनिमीज हैं। अब इस देव के बाद हमारे पास और भी जो देव पैदा हुए, तो इन सबको पैदा करने का ना एक वो था, मकसद था इन सबको। ये बारी बारी से प्लैनेट्स हुए। सबसे पहले हमारे जो 5 देव थे वो सूर्य थे हमारे पास सृष्टि में। अब जब अगला हमारे पास प्लैनेट आता है, मैं एक और प्लैनेट के बारे में बताती हूँ, वो है सूर्य का, ये बताती हूँ मैं आपको। 3 और 6, ठीक है। अब 3 और 6 में भी क्या है, 3 होता है हमारा जुपिटर और 6 होता है हमारे शुक्राचार्य। अब शुक्राचार्य और इनका भी आपस में रिलेशन कुछ ऐसा ही है। जैसे कि हमें सबको पता है कि अमृत जब वो हुआ था, समुद्र मंथन हुआ था, उस समुद्र मंथन में अमृत निकला था। जब अमृत निकला था ना, तो वहां पे शुक्राचार्य को ना पता था कि देवता लोग कुछ ना अपनी हरकत मारेंगे। तो उन्होंने अपनी शक्ति से ना एक राक्षस स्वर भानु बना के उन्होंने वहां पर उसको पहरेदार के रूप में बैठा दिया कि तुम यहाँ पर बैठो और ना ध्यान रखना कुछ ऐसी गड़बड़ ना हो जाए। तो उसने कहा ठीक है, वहां पर तो उनको बिठा दिया। अब इस बीच में ये दो स्टोरीज ना पैरेलल हैं, तो मैं दोनों को आपको ब्रेक करके बताऊंगी। ठीक है, पहले ये वाली कंप्लीट करूंगी, फिर मैं आपको 3 6 बताती हूँ 3 6 का ये यूज कहाँ से घूम के आया। तो उससे पहले राहु केतु आएगा, तो थोड़ा ब्रेक देते हैं। पर उससे पहले ये समझना होगा कि ये हुआ सब कैसे, इसको क्यों उसको एनिमी मानने लगे, तीन और छह आपस में एनिमी क्यों बने। तो जब अमृत निकल आया वहां से, तो अब लगा इनकी लड़ाई होगी कि अमृत तो हम लेंगे, अमृत हम लेंगे, ये सब लड़ाई शुरू हो गई।
अब वहां पे फिर विष्णुदेव को आना पड़ा बीच में, क्योंकि ब्रह्मदेव को लगा ये तो अगर अमृत सब पी लिया इन्होंने, असुरों ने पी लिया, तो ये तो सृष्टि का सत्यानाश मार देंगे। तो अब क्या करें? तो विष्णु जी ने तब बनाया मोहिनी का रूप। अब विष्णुदेव ने कहा कि तुम लोग ना लड़ो मत। जब मोहिनी का रूप बनाया तो उसके ऊपर असुर भी आकर्षित हो गए और देवता भी। देवताओं को तो पता था मोहिनी का रूप किसका है। तो जब ये सब हुआ तो असुरों ने कहना मान लिया, ठीक है भाई मोहिनी जी हमें अमृत बारी बारी से पिलाएंगी। तो मोहिनी ने कहा कि तुम लोग ना एक कतार में ऐसे से आपस में बैठ जाओ, एक तरफ आप बैठ जाओ, एक तरफ आप बैठ जाओ, मैं आपको बारी बारी से अमृत पिला दूंगा। तो अब जो मोहिनी बने विष्णु जी थे, वो देवताओं को अमृत पिलाएं, और जब राक्षसों की तरफ जाए तो उन्होंने सुराही बदल दी। पर ऐसे प्रोसेस होते हुए स्वर भानु ने देख लिया। अब स्वर भानु ने कहा ये तो कुछ अलग ही कहानी हो रही है यहाँ पर। तो स्वर भानु ने अपना रूप बदल के, क्योंकि शक्ति थी उनके पास शुक्राचार्य की, अपना रूप बदल के वो बैठ गए देवताओं की कतार में। अब देवताओं की कतार में बैठे तो वो मून और सूर्य के बीच में जाके बैठ गए। अब जैसी उनकी बारी आई, उनके मुंह में दो बूंद गई अमृत की, और सूर्य और चंद्रमा चिल्ला पड़े कि ये तो दानव है। मोहिनी जी जो विष्णु जी का रूप में थी, अपने ओरिजिनल रूप में आके उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र चला दिया। अब अमृत की दो बूंद जा चुकी थी, तो अमर तो हो गए, बट क्या हो गए, तड़प हो गई, क्योंकि वो जैसे ही कटे तो धड़ अलग और सर अलग। तो इसलिए केतु में आ गई तड़प और राहु में आ गई भूख, क्योंकि उसके मुंह से अमृत दिया था। तो राहु देता है भूख, राहु देता है आपको डिजायर, और केतु क्या देता है, तड़प देता है। अब उधर से मोहिनी जी ने क्या किया कि आपस में मिले ना, उन्होंने उनके धड़ और सर को अलग अलग दिशाओं में फेंक दिया। एक को फेंका नॉर्थ में और एक को ऐसे खींच के साउथ की तरफ फेंक दिया। इसलिए साउथ को बोलते हैं हम यम का स्थान, और जहां राहु गिरा उसको बोलते हैं हम अपना नॉर्थ, जहां हम बोलते हैं पैसा डिजायर आपको आएगी। तो डिजायर से उत्पन्न हुआ। अब जब उधर से राहु देव जब गिरे, वो एक राक्षसी माँ की गोद में गिरे, तो उनका पालन पोषण एक राक्षसी का जो इन्वायरमेंट होता है उसी तरह से हुआ। एक तो पहले से ही असुर थे और इन्वायरमेंट वैसा ही उनको मिल गया, तो चीजें और उनके साथ डबल डबल हो गई, मतलब पावर और ज्यादा हो गई। अब उधर से जो धड़ गिरा था वो गिरा भूदेवी पर, भूमि देवी पर, जिनको कहा गया, जो भूमि देवी थी ना, हनुमान जी की माता थी। अब उसका पालन पोषण एक ब्राह्मण के रूप में हुआ। अब ब्राह्मण का काम क्या होता है, पढ़ना लिखना पढ़ाना लिखाना। उन्होंने उनको विद्या दी। अब जब विद्या उन्होंने हासिल कर ली, तो उस केतु ने, जो राहु केतु अलग हो गए थे, एक ही बॉडी के दो पार्ट हो गए, तो एक को राहु और एक को केतु बोला, तो केतु जो धड़ था उसने अपनी माँ से पूछा कि माँ तुमने मुझे इतना पढ़ाया, तुमने मुझे बताया कि एक बार गणेश जी का भी सर ऐसे ही कट गया था, तो उनको उनका सर लगा दिया था, क्या मेरा सर नहीं लगा सकते? उनकी माँ ने, भूदेवी ने कहा कि इसका आंसर तो शिव ही दे सकते हैं, तो तुम उनकी आराधना करो। तो केतु ने शिव की आराधना शुरू की। तो बहुत तपस्या के बाद जब वो खुश हुए, उन्होंने पूछा क्या चाहिए वरदान। नेचुरली क्या वरदान मांगेंगे, मेरा सर लगा दो। तो उनको बोला कि मैं तुम्हारा ना सर नहीं लगा सकता। शिव जी ने उनको बोला क्योंकि तुम्हारा अगर मैं अब सर लगाऊंगा, तो तुम्हारे सर का जो पालन पोषण है वो डिफरेंट तरीके से हुआ है और तुम्हारा डिफरेंट हुआ है। अगर मैं लगा भी दूंगा तो तुम्हारा माइंड बॉडी कोऑर्डिनेशन मैच नहीं करेगा, तुम बोलोगे कुछ और करोगे कुछ, तो ये बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा तुम्हें लाइफ में इस तरह से चलना। परंतु मैं तुम्हारी तपस्या से इतना खुश हूं कि तुम्हें मैं वरदान देता हूं कि तुम्हें देखने के लिए आंखों की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हें सूंघने के लिए नाक की जरूरत नहीं है, तुम्हें टेस्ट करने के लिए मुंह की जरूरत नहीं है, तुम्हें सुनने के लिए कान की जरूरत नहीं है। तुम्हारा मैं इंट्यूशन पावर इतना बढ़ा दूंगा कि तुम मन से, तुम दिल से ही सारी चीजें देख पाओगे और समझ पाओगे। तो इस तरह से केतु के हिस्से में आया इमोशनल चीजें, सिक्स्थ सेंस,
उन्होंने उसकी सेक्शंस इतनी बढ़ा दी, तो इसलिए हम कहते हैं कि जो लोग 7 नंबर के होते हैं इनके पास इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग होती है। तो अपनी इंट्यूशन पावर से इनके पास वो सब पावर्स थी जो किसी और प्लेनेट के सब नंबर के पास होती है। तो 7 को हम क्या बोलते हैं, दे हैव इंट्यूटिव पावर। अब देखो 7 में एक चीज क्या आती है, जो हमने बोला कि 7 के पास क्या है, धड़ है। क्या ही उसकी हिस्से में तड़प, क्योंकि उसकी बॉडी तो तड़प गई, सारा अलग हो जाता है। बॉडी क्या करती है, नीचे हाथ पैर मारती है ना, तड़पती है। तो 7 की जिंदगी में क्या आई, तड़प। अब क्या रहा उसकी लाइफ में, वो प्यार ढूंढ रहा है कि मेरे को, क्या होता है, पहली नजर का प्यार हो गया है, नहीं मिला, तो क्या हो जाएगा, क्या है, तड़प। ये क्या हुआ, प्यार मिल गया, तो जो एक्सपेक्टेशन थी अपने प्यार से मिली नहीं, वो सडनली शादी के बाद चेंज हो गया। क्या हो गई फिर से, तड़प। तो केतु ने क्या दिया है आपको, तड़प। तो केतु को ये चीज समझनी पड़ेगी, तड़प उसकी जिंदगी में लिखी है। उसको क्या करना है, शिव का नाम लेना है, शिव की भक्ति करनी है। और इनका नेचुरली इंक्लाइंड होता है भगवान शिव की तरफ। तो जितना ये भगवान शिव की तरफ, जिस तरफ तड़प है, ठीक है। तो ये जो आप चीजें समझने आए हो ना, हम प्लैनेट्स को अच्छे से समझे ना, हमारी बहुत सारी चीजें हमें क्लियर हो सकती हैं। तो 7 वाले नंबर को क्या समझना है, कि जिस चीज के लिए उसको तड़प है ना, वो छोड़नी पड़ेगी। वेरी सिंपल रेमेडी। जब आप उस तरफ अपना ध्यान छोड़ देंगे, और आप अपने जीवन में जो आपके और गोल्स हैं उसको करना चाहते हैं, आपका कहीं और इंटरेस्ट है, आपको कोई और आपकी हॉबी है, कोई आपको पढ़ना चाहते हैं, आप उस तरफ अपना ध्यान लगाना शुरू कर दीजिए। जिस तरफ आपकी तड़प है उससे अपने आप को डिस्कनेक्ट कर लो। क्योंकि यूनिवर्स का ना ये लॉ है, ऑपोजिट्स अट्रैक्ट ईच अदर। इतना साइंस तो आता है सबको। अब वो ऑपोजिट कैसा हो गया, 7। क्योंकि जब वो उधर ध्यान दे रहा, तो क्या होगा दूसरी तरफ से, क्या आएगी दूसरी तरफ से, फिर आएगी अटेंशन। तो धीरे धीरे अटेंशन आएगी, और जब अटेंशन आ जाएगी, तो आपको उसका चाव ही नहीं रहेगा। क्योंकि अब आपको लग रहा है कि भैया ये तो अब हो रहा है जब मुझे इस चीज की जरूरत नहीं है, मैं तो आगे बढ़ गया। तो मैनी पीपल कम इनटू अकल्ट, वो अकल्ट से इतना प्यार कर बैठते हैं कि उनको लगता है न्यूमरोलॉजी सब कुछ है, हम तो यही पढ़ेंगे, हमें इसी में मजा आ रहा है। तो क्या डिस्कनेक्ट हो गए आप। आपको अपनी जीवन की कहानी समझ आने लगी, भाई मुझे इसी में आगे जाना है, तो आपका सडनली प्यार कहाँ हो गया, केतु। आप केतु की तरफ ही अपना प्यार ले आए। और जब आप केतु वाले काम करने लगते हो, तो राहु वाले काम अपने आप पूरे होने लगते हैं। जो आपकी डिजायर्स थी ना, वो अपने आप पूरी होने लगती है। क्योंकि राहु आपको डिजायर दे रहा है, प्यास दे रहा है, जो भर पूरी नहीं हो रही। राहु की प्यास कभी पूरी नहीं होती है। अब इस बीच में, ये जब कहानी खत्म हो रही थी, साथ जो पैरेलल स्टोरी चल रही थी वो ये थी कि 3 और 6 की एनिमिटी भी आपस में पल रही थी। 5, जिसको हम मरकुरी बोलते हैं, मरकुरी एक बच्चा था। उस बच्चे को अडॉप्ट किया था शुक्राचार्य ने। अभी इसके बाद उसकी स्टोरी सुनाऊंगी क्यों अडॉप्ट किया था। तो शुक्राचार्य ने उसको अडॉप्ट किया। शुक्राचार्य की कन्विंसिंग पावर बहुत स्ट्रांग होने के कारण उन्होंने सूर्य देव को बोला कि तुम्हें कोई ना कोई अपना राजकुमार घोषित करना चाहिए, ताकि वो तुम्हारा बाद में राज्य संभाल सके। मैं ट्रांसक्रिप्ट किसने ऑन किया है। तो शुक्राचार्य ने उनको अडॉप्ट जब किया था, तो उन्होंने सूर्यदेव को बोला कि इसको ऐसे से राजकुमार बना लो। अब जब वो देख रहे थे कि वो सूर्यदेव से बात कर रहे हैं, तो वहां पे जुपिटर, जो बृहस्पति देव थे, जो राजगुरु थे, उनको मन में ना सारी कहानी समझ में आ गई अपने आप। उनको लगा ये शुक्रदेव जो इसको राजा या राजकुमार बनाने की बातें कर रहे हैं ना, तो इसके दिमाग में यही है, कल को ये राजकुमार जो है राजा बनेगा, और ये इनको भी राजगद्दी मिल जाएगी, और मुझसे राजगद्दी छीन जाएगी। तो पॉलिटिक्स पहले भी होता था। जबकि शुक्राचार्य के मन में ऐसा कुछ नहीं था। शुक्राचार्य चाहते थे कि जो राजगद्दी बृहस्पति देव के पास है, वो शुक्र देव के पास भी हो। बात तो ठीक थी, क्योंकि उन्होंने कहा कि अगर वो देवताओं के गुरु हैं, तो मैं राक्षसों का गुरु हूं। है तो दोनों प्रकृति की ही देन ना, गलत तो वो नहीं थे।
पर उस बात को तीन ने सोचा कि वो मेरी गद्दी छीनना चाहता है, मेरी कुर्सी छीनना चाहता है, तो बात सत्ता की पहले भी थी, आज भी है। तो उन्होंने उसको अपना एनिमी समझ लिया कि ये मेरा दुश्मन है, मुझसे सब चीजें छीनना चाहता है। तो 3 और 6 की एनिमिटी यहां से स्टार्ट हुई, जिसको हमने बोला 36 का आंकड़ा। तो 3 और 6 का रिलेशनशिप कैसा मिलेगा आपको? आग और पानी का। लड़ाई झगड़ा रहेगा, प्रॉब्लम्स रहेंगी लाइफ में, ऐसे आ जाएगा। अब बात आई कि 5 को उसने अडॉप्ट क्यों किया। अब इसकी भी डिफरेंट स्टोरी है। आपको बोरिंग तो नहीं लग रहा बीच में स्टोरी स्टोरी सुना रही हूं मैं? कल नंबर्स बताऊंगी सारे, और बोर होते नंबर्स पे आ जाऊंगी। ओके, अलका जी का ही आंसर आया, एक बड़ा अच्छा सा, इट इज वेरी गुड। ओके, वी नीड स्टोरीज। दुश्मनी का रिलेशनशिप 3 और 6। माही करण जी, हाँ जी। ओके। ओके, थैंक यू फातिमा जी। अब इस स्टोरीज में एक ट्विस्ट और भी आया 5 का। कैसे? चंद्रमा, जिसके पास अपनी 27 पत्नियां थी, चंद्रमा के पास है रूप बदलने की शक्ति। कैसी वाली? चंद्रमा क्या करता है? 15 दिन बढ़ता है, 15 दिन घटता है। इसकी भी कहानी अलग है। इसके साथ ये सब क्यों हो रहा है? अब एक दिन क्या था, चंद्रलोक में ना यज्ञ था कोई। अब उस यज्ञ में, यज्ञ जब भी होगा तो पंडित जी ब्राह्मण लोग आएंगे, तो गुरुदेव आएंगे, तो उन्होंने गुरुदेव को इनवाइट भेजा। उस समय जो बृहस्पति देव थे वो बिजी थे। तो बृहस्पति देव ने ना अपनी पत्नी तारा देवी को बोला कि ऐसे ऐसे ना चंद्रलोक में यज्ञ हो रहा है और मुझे इनवाइट किया, मैं नहीं जा पाऊंगा, तो तुम चली जाओ। अब जो उनकी पत्नी थी तारा देवी, वो चंद्रलोक चली गई। जब वो चंद्रलोक चली गई, तारा देवी खुद भी बहुत सुंदर थी, और चंद्रदेव तो थे ही सुंदर। इनका पहली नजर का प्यार पैदा हो गया दोनों का। अब वहां पे यज्ञ था, बहुत दिन तक चला, तारा देवी वहीं रही। यज्ञ खत्म हो गया तो ब्रह्मदेव उनको, बृहस्पति देव ने संदेशा भिजवाया कि वहां पे यज्ञ भी खत्म हो गया होगा, अब तुम अपने घर वापस आ जाओ। तो तारा देवी ने बोला हाँ मैं आती हूँ। फिर थोड़े दिन बीत गए, फिर उन्होंने भेजा कि कब आओगी, अब तो वहां पे यज्ञ खत्म हो गया, वहां पे तुमने घूमना फिरना है वो भी कर लिया होगा, अब तो घर वापस आ जाओ। उसने बोला हाँ मैं आती हूँ। अब वो परेशान की मेरे को वहां से बुला रहे हैं, मैं क्या करूँ, चंद्रमा का है, तुम अभी और थोड़ा रुको। तो उसने कहा नहीं नहीं, अब तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, वो कुपित हो जाएंगे, नाराज हो जाएंगे, तो अब मुझे जाना चाहिए। तो चंद्रदेव ने कहा ठीक है। अब जब वो वहां से निकली, तो उनको लगा अगर मैं अब घर जाके सारी बातें बताऊंगी तो नाराज हो जाएंगे, पर उनसे कुछ छुप नहीं पाएगा, तो मुझे बता देनी चाहिए। तो तारा देवी जब घर जाती हैं, बृहस्पति देव देख के उनको बहुत खुश होते हैं कि तुमने बहुत दिन लगा दी करते। उसने कहा कि मेरे से ना एक गलती हो गई है। तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे हमारा रिलेशनशिप डेवलप्ड हो गया है, और हम लोग जब वहां साथ रहे तो हम लोगों का इलिसिट रिलेशनशिप पैदा हो गया। तो बृहस्पति देव ने उनको बहुत बड़ा बुला कहा, गुस्सा कहा। उसने कहा तुमने ठीक नहीं किया, ये वो, चलो। अच्छा, अर्लियर लाइफ में क्या था, स्त्री को ना पूर्ण हक था कि उसको रिलेशनशिप किसके साथ बिल्ड करना है। ये राइट फीमेल के पास था, शक्ति के पास था, ये किसी राइट, ये आदमियों के पास राइट नहीं था। ये चीजें धीरे धीरे जैसे जैसे मैन्युपुलेट्स होती गई हमारे ग्रंथों में, स्त्रियों को दबा दिया गया, ये सब चीजें हुई। इट इज वेरी डिफरेंट थिंग, ठीक है। और पहले फीमेल को फुल राइट होता था कि उसको बच्चा कैसा चाहिए, इसलिए दीति अदिति से जो हम पुत्र पुत्रियां आगे राक्षस योनि, सर्प योनि जो पैदा हुई ना, ये उनकी चॉइस थी कि उनको कैसा बच्चा चाहिए। तो ब्रह्मदेव ने उनको वैसा आशीर्वाद दिया। जैसे मानस पुत्र है उनके, नारद जी, या उनके आगे जैसे दक्ष हुए, मानस पुत्र थे वो। तो चीजें डिफरेंट डिफरेंट हो गई अपनी अपनी चॉइस से। तो अब वो वापस आ गई अपने लोक में, सब कुछ ठीक चल रहा था। अब कुछ दिन के बाद उन्होंने बृहस्पति देव को बताया कि ना मैं माँ बनने वाली हूँ। बृहस्पति देव बड़े खुश हुए। उन्होंने यज्ञ वगैरह किया, सबको बुलाया, सभी देवी देवताओं को बुलाया। तो चंद्र ने आके बोला तुम जिस बच्चे की इतनी वो कर रहे हो ना, यज्ञ कर रहे हो, ये तुम्हारा है ही नहीं। तो बृहस्पति देव को बड़ा गुस्सा आता है, वो उसको बोलता है तुम यहाँ से चले जाओ। बहुत लड़ाई झगड़ा होता है, तो ब्रह्मदेव उनको, फिर वहां पे ब्रह्मा देव को इंटरवीन करना पड़ता है। ब्रह्मदेव चंद्रदेव को बोलते हैं कि तुम ना अपने चंद्रलोक वापस चले जाओ, बात बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। उसको वापस भेज देते हैं। अब क्या होता है उधर से, आर्य समाजियों में भी आपने सुना है, यज्ञ होते हैं, हर छोटी छोटी चीज के यज्ञ होते हैं।
अब जब जैसे उनका थर्ड फोर्थ मंथ आया, तो उन्होंने उसका जो बीज मंत्र होता है उसको करने के लिए फिर से यज्ञ किया। फिर देवी देवताओं को बुलाया उन्होंने, चंद्रदेव भी आए। तो चंद्रदेव ने फिर बोला, जिस बच्चे की तुम इतनी वो कर रहे हो ना, वो बच्चा मेरा है। अब ब्रह्म जो थे बृहस्पति देव, उनको अब तो गुस्सा बहुत ही ज्यादा आया कि तुम्हारा क्या रट तुमने लगा रखी है, तुम पीछे भी आया, तुमने पूरा यज्ञ मेरा खराब कर दिया, ये वो। तो उनका लड़ाई झगड़ा इतना बढ़ गया, तो चंद्रदेव ने कहा, मैं तुम्हारा यज्ञ ही खराब कर दूंगा। अब ब्रह्मादेव जो था कि तुम लोग देवताओं के ऐसे काम मत करो, इतने लड़ाई झगड़े मत पड़ो, एक माँ को ही पता है कि उसका बच्चा किसका है। तो बृहस्पति देव को बोला कि तुम लड़ाई मत करो, एक काम करो, तारा देवी से पूछने जाओ कि बच्चा किसका है, वो तो गलत नहीं बताएगी ना। अब वो बड़े मन से गए तारा देवी के पास, उनकी कुटिया में पूछने कि बच्चा किसका है। तो तारा देवी ने बता दिया, ये बच्चा चंद्रमा और मेरा है, जब हम वहां रुके मैंने आपको बताया था। तो अब बृहस्पति देव को गुस्सा आना लाजमी था। तो बृहस्पति देव ने उनको बोला कि तुमने ये बात मुझसे छुपाई है, तुमने मुझे ये बताया था कि तुम्हारा रिलेशनशिप बना, तुमने ये नहीं बताया तुम उसके बच्चे की माँ हो। अब तुम जिस बच्चे की माँ बनने जा रही हो, मैं इसको श्राप देता हूँ कि ये बच्चा ना तो पूर्ण पुरुष होगा और ना ही नारी होगा। और वो कह के बाहर आ गए। तो इस तरह से फिर अगला यज्ञ हुआ, अगला यज्ञ। फिर जब उनका पुत्र पैदा हुआ, जब बच्चा पैदा हुआ, तो चंद्रदेव आ गए, बच्चा मेरा, मुझे दे दो। फिर थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा हो, मेरा मेरा करके, उसने कहा ठीक है तुम ही ले जाओ। ब्रह्मदेव ने कहा इनका बच्चा तुम इनको दे दो। उसने कहा ठीक है, अब तो तुम्हें पता ही है कि तुम्हारा, तो उन्होंने भी कहा ठीक है तुम ले जाओ। बृहस्पति देव ने उनको अपना बोला बच्चा दे दिया। अब चंद्रदेव लेके चल तो पड़े उसको। अब जब वो आधे रास्ते पहुंचे, तो उन्होंने कहा मैं अपनी पत्नियों को क्या जवाब दूंगा कि ये बच्चा किसका है। मेरे पास तो पहले 27 पत्नी है। और वो किसकी पत्नियां, जो बच्चियां थी किसकी थी, राजा दक्ष की पुत्रियां थी। उधर से राजा दक्ष को भी उसने प्रॉमिस किया था कि मैं आपकी सभी पुत्रियों को समान रूप से प्यार करूंगा, और अगर अब ये पता लगा कि बच्चा और किसी और से पैदा हुआ है तो मेरे लिए तो परेशानी हो जाएगी। तो उन्होंने बच्चे को बीच रास्ते में ही छोड़ दिया। तो बच्चा हो गया अबंडन। अब जो बच्चा ऐसा बेचारा भटक रहा था, उसको गले लगाया शुक्राचार्य ने। ऑलवेज रिमेंबर, 6 इज अ वेरी अनकंडीशनल नंबर इन द टर्म्स ऑफ लव। जो 6 नंबर के लोग होते हैं, किससे प्यार करते हैं ना, अनकंडीशनल करते हैं। गले लगाते हैं तो अनकंडीशनल, बाद में क्या चाहिए वो अलग बात है। कंडीशन जरूर होती है उनके साथ कि कोई फायदा जरूर हो रहा होगा। ठीक है। तो शुक्राचार्य ने उसको गले लगाया। अब उसको बड़ा किया। शुक्राचार्य खुद पढ़े लिखे इतने ज्यादा, पीएचडी होल्डर है वो हमारे। तो उन्होंने उसको पढ़ाया लिखाया, दिमाग वाला बनाया। ऊपर वैसे दिमाग तो वैसे भी होगा क्योंकि किसका पुत्र था, बृहस्पति का, और उधर से चंद्रमा का, दोनों के पास दिमाग कूट कूट के भरा हुआ है, इमेजिनेशन, सेंटीमेंट्स, नॉलेज, विजडम इतना कूट कूट के भरा है, तो बच्चा भी वैसा पैदा होना था। ऊपर से शिक्षा कहाँ से मिली, शुक्राचार्य से मिली, जो खुद पीएचडी है। तो अब इस तरह से 5 को उन्होंने पढ़ा लिखा के बड़ा कर दिया। अब शुक्राचार्य को लगा कि मैं राजा को कन्विंस करूं, तो यहां से कन्विंस करने की स्टोरी शुरू हुई कि उनको था कि इनको राजकुमार बनाएंगे तो कल को कहीं ना कहीं ये मना लेंगे राजा को कि मुझे भी राजगद्दी दे दो। उनका मकसद ऐसा कि मना लेंगे, ये कभी नहीं था कि वो बृहस्पति की गद्दी छीनना चाहते हैं। तो अब आप अपनी लाइफ में देखना, मोस्टली आप में से किसी का कॉम्बिनेशन है 2 और 5 का, डेट ऑफ बर्थ 2 और डेट ऑफ बर्थ का टोटल 5। ओके। अलका जी, हाउ इज द रिलेशन विद योर मदर? अनम्यूट। 25 जुलाई, वेरी गुड। अनम्यूट कर सकते हो अलका जी आप? रितु त्रिपाठी, ओके रितु त्रिपाठी आप अनम्यूट करें, फिर मैं अलका जी को करती हूँ। अलका जी अनम्यूट करेंगे, जहां भी एक बार हैंड रेस कर लो, मैं देख लूंगी। अलका जी किधर है आप? हैंड रेस करें प्लीज। ओके, रिलेशन इज वेरी गुड। ओके। आपका कैसा है रितु जी? रितु त्रिपाठी। नो मैम, 2 और 7 का है। 2 और 7 है, ओके। जी अलका मैम। Yeah, relation is very good with my mother. तो I आपको share ऐसा लगता है कि, everything. ओके, आपको ऐसा लगता है कि मम्मी से बात नहीं हुई तो तड़प फील होती है? हाँ, मतलब मेरे को अगर मैं कुछ छुपाती हूँ उनसे तो मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे को बता देना बता चाहिए। देना चाहिए, राइट, ठीक है। तो अब ये क्या है, ये कहाँ से तड़प आ रही है, क्योंकि बच्चे को माँ मिली नहीं और तड़प रही है।
वो तड़पन आ जाती है। ठीक है? तो ये आपकी डेट ऑफ बर्थ की चीजें ही बताती है क्या हो रहा है। ठीक है? अब कौन सी स्टोरी हमने पढ़ी, 3 और 6 का ये स्टोरी हमने पढ़ा। 2 5 का पढ़ा कि इनका रिलेशन आपस में कैसा होता है। ठीक है? पर क्या बने रहेगा, इनके मन में एक डिससेटिस्फेक्शन की लेयर हमेशा बनी रहेगी। चाहे वो डेट ऑफ बर्थ 2 5 का कॉम्बिनेशन है या वो 25 की बॉर्न है। कल हम करेंगे डेट ऑफ बर्थ के कॉम्बिनेशन, कल मैं आपको कॉम्बिनेशन बताऊंगी कुछ डेट ऑफ बर्थ के। तो आप उसको अपनी लाइफ से रिलेट करना, जिसका सबसे सारा वोटिंग आएगा। उसके लिए आप लोग एक काम करना, अपनी डेट ऑफ बर्थ अपने ग्रुप्स में डाल देना। तो मैं कल किसी भी एक लकी विनर का प्रिडिक्शन भी करूंगी और उससे बात भी करूंगी क्लासेस ओवर होने के बाद। ठीक है? अपना डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिएगा। तो अब इन स्टोरीज के बाद एक स्टोरी हमारी और रहती है। 3 6 की स्टोरी में एक और भी नया घपला है। 6 को अब जब ये समझ में आया कि अमृत किसको मिल गया, देवताओं को मिल गया, तो मैं अपने राक्षसों को, अपने दानव को मरने कैसे दूंगा। तो मुझे कुछ और करना पड़ेगा, कुछ और उपाय सोचना पड़ेगा। भाई देवताओं ने तो अपना इंतजाम कर लिया। अब इस तरह से शुक्राचार्य ने क्या किया, उन्होंने शिव जी की आराधना शुरू की। उल्टा लटके सब कुछ किया, उनकी तपस्या को रोकने के लिए बहुत कुछ हुआ। अब उसकी तपस्या से जब शिव खुश हुए तो उन्होंने उनको संजीवनी विद्या दे दी। संजीवनी विद्या का मतलब होता है कि आप मरे हुए को भी जिंदा कर सकते हो। अब देवताओं को अंदर से लग रहा था जिस दिन इनको मिल गई तो सब ये दानवों को जिंदा करते जाएंगे, हम मारेंगे वो जिंदा करेंगे। तो इसलिए उनकी तपस्या में भी अड़चन लेकर आ रहे थे देवता लोग, तो गलत काम तो वो भी करते थे अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए। अब जब संजीवनी विद्या उनको मिल गई, अब देवताओं का था भैया इनसे संजीवनी विद्या सीख लो। अब कौन सिखाएगा। तो यहाँ पे भी उन्होंने बृहस्पति देव को बोला कि कुछ तो करो, उनको संजीवनी विद्या आती है, कुछ तो इंतजाम करो। उसने कहा ठीक है मैं देखता हूँ। अब यहाँ पे बृहस्पति देव का ना पुत्र था, जिसका नाम कहीं जगह कच लिखा हुआ है, कहीं बुक्स में कांचा लिखा हुआ है। तो कांचा को उन्होंने बोला कि तुम शुक्रदेव के पास जाओ और उनसे विद्या प्राप्त करो। कांचा ने कहा भैया वो तो हमारा दुश्मन है, हमें क्यों देगा, वो तो दानवों के गुरु है। उसने कहा नहीं, मना कोई नहीं करता। और अच्छा आपने ये देखा भी होगा अपनी लाइफ में ना, कौन किसके पास जा रहा है, किससे विद्या ले रहा है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। जैसे जब राम और रावण का युद्ध हुआ था, लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए, तो हकीम कहाँ से आया था, रावण के यहाँ से ही आया था, दुश्मन के यहाँ से ही आया था। तो ऐसा कुछ नहीं होता था। तो सब लोग ना इन चीजों में बड़े फेयर थे कि कौन किसके पास जाना चाहता है, ऐसा कुछ करके जबरदस्ती नहीं होती थी। तो कांचा उनके पास जाता है और उसको ना ब्रह्मदेव ने पहले बृहस्पति देव ने पहले ही बोला था कि वो ऐसे सीधी तरह से नहीं देंगे, तो तुम ना उनकी पुत्री को इंप्रेस करना। शुक्रदेव की पुत्री थी देवयानी, बहुत सुंदर थी। अब वो जब वहां पे रहने जाता उनको बोलता है मुझे आपसे संजीवनी विद्या सीखनी है। अब शुक्रदेव को पता था देवताओं का, तो वो देना तो चाहते नहीं थे। तो उन्होंने कहा ठीक है अभी तुम रखो, अभी मेरा मन नहीं है, अभी मैं बिजी हूँ, दूंगा। तो वहां पे कुटिया में रहने लगे वो। अब वो भी अपना सब पढ़ लिख कर आए थे कुटिया में, झाड़ू पोछा, खाना वाना, जंगल से लकड़ी लाना, खाना वाना सब कुछ करने लगे वो। हर रोज काम करने लगे जो गुरुओं के लिए किए जाते थे पहले। तो ये रोज ना देवयानी देखती रहती थी, धीरे धीरे देवयानी उनकी तरफ आकर्षित होने लगी। देवयानी ने उनका फेवर करना शुरू कर दिया। शुक्राचार्य को बोला इसको तुम संजीवनी विद्या क्यों नहीं देते। उसने कहा हाँ दूंगा 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 करके। तो अब एक दिन देवयानी पीछे पड़ जाती है कि अपना इतना आपका काम करते हैं, इतने टाइम से वो आपके साथ रह रहे हैं, उनको देते क्यों नहीं आप। अब बेटी के आगे उनको हार माननी पड़ती है और उनको बोलते हैं ठीक है मैं इसको संजीवनी विद्या सिखाऊंगा। अब जब वो बोलते हैं ठीक है मैं इसको कल सिखाऊंगा, तो राक्षसों को पता लगता है ये तो संजीवनी विद्या सिखाने वाला है। अब ये सीख जाएगा तो ये दानव तो पहले ही हमें तंग करते हैं, राक्ष देवता लोग हमें तंग करते हैं तो और तंग करेंगे। उन्होंने रात को क्या किया, कांचा को जला दिया, मार दिया और उसको छुपा दिया, मार वार के उसको छुपा दिया। अब अगले दिन देवयानी देख रही है वो दिखे नहीं, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, दिखाई नहीं दिए। उन्होंने शुक्रदेव से पूछा, वो मुझे दिख नहीं रहे। वो बड़ा परेशान होना शुरू हो गई। अब शुक्रदेव ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि उसको तो मार दिया है। उन्होंने बताया ऐसे ऐसे हो गया, कहती जिंदा करो। शुक्रदेव मरते क्या ना करते अपनी बेटी के आगे, उन्होंने बोला ठीक है, उसको जिंदा किया। वो फिर से वहां पे काम वाम शुरू हुआ।
फिर देवयानी ने बोला इसको संजीवनी विद्या क्यों नहीं सिखाते तुम, अगर ये सीख चुका होता तो कम से कम ऐसा हाल ना होता उनका। कहता ठीक है मैं आज सिखाऊंगा इनको, आज रात को पक्का सिखाऊंगा। अब राक्षस ने कहा ये तो फिर संजीवनी विद्या सिखाने चला, अब मैं क्या करूं। तो उन्होंने कांचा को उठाया, उसको जला दिया, उसकी जो भस्म थी, भस्म को ही पूरा मदिरा में मिला के रात को शुक्राचार्य को भी मिला दिया। अब फिर दिन पड़ गए, एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, दिखा नहीं देवयानी। फिर बोली कि वो कहाँ है। शुक्राचार्य ने अपनी दृष्टि देखा कि ये तो इन्होंने हरकत करके मेरे पेट में ही डाल दिया है, अब क्या करूं। तो उसने देवयानी को समझाया कि अब हो नहीं सकता कुछ, नहीं तो मुझे मरना पड़ेगा। कि मैं बस कोई और, कहती नहीं आपको संजीवनी विद्या आती है, आप कुछ भी करो, मुझे नहीं पता, मैं उसके बिना रह नहीं पाऊंगी ये वो। तो शुक्रदेव ने कहा ठीक है, अब क्या करते क्या ना करते, मजबूर थे अपनी बेटी के प्यार के आगे। तो उन्होंने संजीवनी विद्या का मंत्र बोलने शुरू किए। और जब मंत्र बोलने शुरू किए, कांचा उनका पेट फाड़ के बाहर। और जब कांचा बाहर आया तो देवयानी ने कहा मेरे पिता को तुम वो करो, जिंदा करो। तो कांचा आनाकानी करने लग गया। तो उसने बोला ये गलत बात है, तुमने उनसे ये हुआ है। तो देवयानी ने अपने प्यार का वास्ता दिया, सब कुछ दिया, तो कांचा ने उनको वापस जीवित किया। तो ऐसा हो गया, अब था कि उसको तो उसका मकसद पूरा हो गया, संजीवनी विद्या सीख ली उसने। तो अब मैं अपने देश को जाता हूँ। तो उसने आशीर्वाद वगैरह लिया। अब देवयानी ने कहा कि मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ, तुम मुझसे शादी कर लो। कांचा ने कहा कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, क्योंकि अब हम एक ही पिता की संतानें हैं। देवयानी का गुस्सा 7वें आसमान पर। उसने अब उसको श्राप दे दिया कि जो विद्या तुम सीख के जा रहे हो ना, वो तुम्हारे कभी काम नहीं आएगी। तो इस तरह से संजीवनी विद्या देवताओं तक पहुंची ही नहीं, क्योंकि उसको बतानी ही नहीं आई, और उनका रिलेशनशिप भी टूट गया। तो यहां से एक नई कहानी क्या शुरू हुई, ये प्लैनेट ये बता रहा है कि अगर इन रियल लाइफ में भी जुपिटर, यानी कि 3 नंबर, अगर कहीं फॉरेन स्टडी करने गया है, उस फॉरेन स्टडीज के ड्यूरिंग उसको किसी गर्ल ने, ये सेम है गर्ल बॉय दोनों के लिए थ्योरी है, ठीक है, गर्ल गई है तो बॉय ने अगर उसको हेल्प किया है, या गर्ल किया उसको किसी बॉय, बॉय को गर्ल ने हेल्प किया फॉरेन स्टडीज में, है ना। वहां पे उसको एक लड़की मिल गई, उसने उसको वहां पे कहा मेरे साथ रूम शेयर कर ले, ये कर ले, मैं यहाँ पे हेल्प कर दूंगी, उसके नोट्स में हेल्प कर रही है, सब कुछ चल रहा है 3-4 साल तक, जब तक पढ़ाई चल रही है। और उसके बाद अब उनका प्यार सब चल रहा है, लड़के की नौकरी लग गई, या उसको इंडिया वापस आना है, लड़की बोली चल हम शादी कर लेते हैं। अगर अब लड़का मना कर रहा है, एमबीए करने के बाद इतनी सारी उसने उसको हेल्प की, उस हेल्प के बाद अब उसको मना कर रहा है मैं तेरे से शादी नहीं करूंगा, तो जब भी वो वापस किसी कंट्री में आता है या अपनी कंट्री में वापस आएगा, उसका एमबीए किसी काम नहीं आएगा। ये तब से चल रहा। तो बी फेयर हु इज गोइंग टू हेल्प इन योर फॉरेन स्टडीज, तो बी अवेयर। तो दिल के सच्चे रहो, शादी करो, आपकी किस्मत बहुत चमकेगी। क्योंकि जब आपके पास एक्स्ट्रा पावर, सिक्सेस क्या है, दानवों का, दानवों के पास क्या है, देवताओं से ज्यादा पावर है, तभी तो देवता लोग डरते रहते थे। तो आपके पास एक्स्ट्रा पावर है, आपके पास माया है, आपके पास लग्जरी है, सब कुछ आएगा। पर आपने ऐसा नहीं किया, तो आपकी लाइफ उठ नहीं पाएगी। फिर लोग बोलेंगे इतना तो बच्चे को पढ़ाया है, ये आगे क्यों नहीं बढ़ा। इंटरेस्टिंग थी ना ये स्टोरी, ये रियल लाइफ में भी होती है। लास्ट स्टोरी, सूर्य देव और हमारे मंगल देव की क्या कहानी है। ये इन दोनों के पक्के दोस्त क्यों है आपस में। राजा अपने सेनापति की सुनता है, और मंगल भगवान जी सिर्फ क्या, राम 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 राम, सूर्यवंशी श्री राम, उनको कुछ और चाहिए नहीं। ऐसा क्यों। तो राम जी क्या है, सूर्यवंशी, सूर्य के पुत्र, इसलिए सूर्यवंशी कहलाए। तो दशरथ जो थे, सूर्य की 400th जनरेशन थी उनकी। आई थिंक जनरेशन में बोलूं तो ऐसे, जैसे वो होता है ना एक के बाद एक वंश, आई थिंक 47 समथिंग कुछ करके उनका वंश था, उससे पहले और भी राजा हुए। अब वो सूर्यवंशी है। अब ये सूर्यवंशी उनका प्यार कैसे है, ये इनके दोस्त कैसे हैं। हनुमान जी का सबको पता है, बड़े शरारती थे। एक दिन चल दिए थे सूर्यदेव को ही खाने के लिए, फल समझ के।
उनको वहां पे देवताओं ने, किसी ने व्रज का प्रहार कर दिया, किसी ने कहा ये क्या करने जा रहा है। हनुमान जी बेचारे मूर्छित हो गए। अब मूर्छित करने लगे तो पवन देव नाराज हो गए। अब उस नाराजगी में सभी देवी देवताओं ने आके उनको वरदान दिया अलग अलग लाके, तो उनके पास बहुत सारी शिक्षाएं, वरदान, ब्लेसिंग्स, बहुत सारी सिद्धियां आ गई। अब उस स्थिति में एक ये भी हुआ कि उन्होंने बोला कि सूर्य देव को कि आपको खाने नहीं जा रहा था, उसने गलत समझ लिया। ये तो आपके इसी वंश के आपके आगे इष्ट देव भी हैं। तो उनको भी लगा हनुमान जी को, अच्छा सूर्यवंशी ही होंगे मेरे इष्ट जिनका मैं इंतजार कर रहा हूँ। तो उनको पता था उनके इष्ट कौन है, राम है। तो उनका राम जी का इंतजार करता। हनुमान जी तो बहुत पहले पैदा हुए थे, राम जी तो बाद में पैदा हुए हैं। तो उन्होंने उनसे माफी मांगी। तो उसने कहा मैंने तुम्हें माफ किया, दिल से लगाया। तो उन्होंने बोला कि तुम ना इसको विद्याएं दो, इसको अपना शिष्य बना लो। सूर्यदेव ने कहा ठीक है ऐसा करके बोल दिया। अब हनुमान जी तो थे जिद्दी, सूर्यदेव के पास फिर पहुंच गए, मुझे पढ़ाओ। सूर्यदेव बोले कि मैं तो घूमता रहता हूँ सारा टाइम अपने सात घोड़ों के साथ, मैं घूम घूम के कैसे पढ़ा सकता हूँ तुम्हें। अगर मैं रुकूंगा तो सृष्टि रुक जाएगी। तो हनुमान जी ने कहा कोई बात नहीं, मैं ना घूम घूम के पढ़ लूंगा। उड़ने की विद्या उनको आती थी, और भी गुरुओं से मिली थी उनको। अब वो घूम घूम के उनके साथ पढ़ने लगे। सूर्यदेव भी बेचारे क्या करते, मरते ना करते, पढ़ाना पड़ा। पढ़ाया उनको। और जब सूर्यदेव ने उनको 14 विद्याएं दे दी, अब बोला कि मैं इससे आगे की नहीं पढ़ा सकता तुम्हें। उसने बोला ऐसा क्यों। उसने बोला बाकी की 3 विद्याएं जो लोग गृहस्थ में होते हैं ना उन्हीं को मिलती है, तो तुम गृहस्थ में तो हो नहीं, तुम्हें मैं दूंगा नहीं। और हनुमान जी कहेंगे क्या करूं, मेरे को तो पूरा पढ़ना है, आधा क्यों पढ़ाओगे, पूरा पढ़ाओ। तो इसका भी इलाज सूर्यदेव ने बताया। सूर्यदेव ने कहा मेरी एक पुत्री है श्रुवचला, वो हमेशा तपस्या में लीन रहती है, तुम उसके साथ विवाह कर लो। हनुमान जी ने श्रुवचला के साथ विवाह कर लिया। उनको कहीं कहीं माता सुलोचना भी बोला जाता है। देर इज अ वन टेम्पल इन होल इंडिया, इन कर्नाटक, जिसमें हनुमान जी की प्रतिमा को माता सुलोचना के साथ दिखाया है। तो हनुमान जी की शादी हुई थी। अब हनुमान जी की शादी हो गई। अब वो आगे सूर्यदेव के वापस उनके पास पढ़ने के लिए, उस रूप चला वापस तपस्या में लीन हो गई। तो इससे क्या हुआ, उनका ब्रह्मचर्य भी रह गया और गृहस्थ में भी आ गए, पर अपनी अपनी जगह पे सेटल हो गए। तो सूर्यदेव ने उनको आगे की 3 विद्याएं दी। हनुमान जी के साथ यहाँ पर उनके 2 रिलेशन बन गए, एक शिष्य का और एक दामाद का। अब दामाद क्या होता है, पुत्र समान। तो सूर्य का पूरा ध्यान कहाँ होगा, अपने पुत्र पर। पुत्र जो कहेगा वो गलत कहेगा नहीं। और पुत्र के समान क्या है, उनके जो सब शुरू हुए वो कौन, उनके पिता समान हो गए। तो इनका लॉयल्टी आपस में क्या हो गया, 100%। और यहां पर क्या हुआ, एक तो वो पहले से ही ताकतवर थे, सूर्यदेव ने उसको विद्याएं दे दी, तो 9 और बन गया ज्यादा ताकतवर। तो सेनापति हमेशा राजा से ज्यादा ताकतवर होता है, उसका साथ देता है। क्योंकि राजा अपने महल से तब निकलता है जब क्या हो, या तो सेनापति की प्रजा ने या दुश्मनों ने हत्या कर दी, या फिर सेना बहुत बढ़ गई सामने से दुश्मनों की, तब राजा बाहर निकलेगा। क्योंकि राजा की अपनी एक मर्यादा है। सेनापति क्या करता है, उसको सब पता है प्रजा में किसको किसकी जरूरत है, किसको कब चीज क्या चाहिए, सब ध्यान कौन रख रहा है, चीफ इन कमांडर रख रहा है। वो काम पूरे कर रहा है। राजा तक बात थोड़ा आ रही है प्रजा के पास आज आटा नहीं है, उनके पास दूध नहीं है पीने को, क्योंकि वो ध्यान रख रहा है सब कुछ। तो राजा तक वो बात पहुंच ही नहीं पाती, क्योंकि वो सब हैंडल कर लेता है। इसलिए 9 को हम बोलते हैं द नंबर ऑफ कंप्लीशन। इसको जो काम दोगे वो पूरा करके लाएगा। श्री राम सूर्यवंशी, तो क्या काम बोला उनको, उस सूर्य ने क्या काम बोला, श्री राम जो सूर्यवंशी थे, कि सीता माता को ढूंढ के लाओ। और हनुमान जी चल पड़े, उन्होंने बोला ढूंढो। हनुमान जी ने क्या देखा, कहाँ ढूंढूं, रोने तो नहीं बैठे। जामवन जी ने उनको विद्या याद दिलाई उनकी, कि तुम खुद सब कुछ कर सकते हो। हनुमान जी की हनुमान चालीसा में एक चीज आती है, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। तो कितनी विद्याएं होगी, अष्ट और 9 मिला के टोटल 17 हो गई जो सूर्यदेव से मिली थी। तो उन्होंने अपना रूप बदलने की ताकत, छोटा बड़ा बन सकते थे वो, अपने शरीर को
आकार फैला सकते थे, मोटा पतला सब कर सकते थे। उड़ने की विद्या उनको आती थी। उड़े। फिर वापस उनको पता लगा, संपाति ने बताया कि इस दिशा में उन्होंने एक उड़न तशरी को जाते हुए देखा था, जो उड़न विमान था उसका, रावण का, वो साउथ की दिशा में गए हैं। उसने कहा अच्छा, साउथ की दिशा में गए हैं। तो वो राम जी के पास वापस नहीं आए कि राम जी समंदर पार करना है, अब कैसे करें, मुझे वीजा लगवा दो, दूसरी कंट्री है वो। वीजा लगवाने नहीं आए, चल पड़े, देखेंगे डिपोर्ट किया जाएगा तो हम संभाल लेंगे। चल पड़े बिना वीजा के। रास्ते में प्रॉब्लम्स आई, तुरसा माता मिली, छाया पकड़ ली, सब कुछ हुआ, मतलब बीच में तो और कंट्रीज आई ना, भैया तुम्हारे पास वीजा नहीं है तुम जा कैसे सकते हो। अड़चने आई, विमान भी डगमगा गया बीच में। पर पहुंच गए वहां पर। सीता माता को ढूंढा, उन्होंने देखा कि यहाँ पे एक ऐसे ऐसे घर है जो वहां पे राम नाम कर रहा है, तुलसी का पौधा है, यहाँ पर ऐसा है, रावण के महल में घुस गया। वहां जाके सब देख के आया कि इतने इसके यहाँ पर पावरफुल लोग हैं, इसके पास कितने हथियार हैं, कौन कौन यहाँ पे ताकतवर है। सीता माता को ढूंढ के सीता माता की खबर लेके वापस। जबकि श्री राम ने काम कितना कहा था कि सीता माता का पता लगाना है। वो क्या क्या पता लगा, क्या है, सेना में कितने लोग हैं, सेनापति कितने हैं उसके पास ताकतवर लोग कितने हैं, उसके पास राक्षस कौन से हैं, उसने भूमि के अंदर कितने राक्षसों को छुपा रखा है। यक्षिणी थी ना जो पूरे उसकी, लंकिनी, जिसको माँ यक्षिणी भी बोला जाता है, तो पूरे लंका की रक्षा करती थी, उसने वो भी बताया। उसने सब कुछ आके बताया। राम जी ने तो नहीं बोला था। तो 9 नंबर क्या करके आया, अपना सारा काम करके आया। तो इसलिए 9 को बोलते हैं नंबर ऑफ कंप्लीशन, राजा का काम अधूरा है 9 के बिना। तो किसी भी डेट में अगर उसका टोटल 9 है, किसी भी कॉम्बिनेशन के साथ, वो अपने उस काम को पूरा करेगा। कितनी मर्जी उसको तकलीफें आई, वो काम करेगा। 2 और 9 ऐसे ही 2 नंबर इमोशनल है, 9 के साथ आएगा। कितनी मर्जी प्रॉब्लम आए, उस काम को तो कंप्लीट करेगा ही करेगा। चाहे रो के करे चाहे हंस के करे, क्योंकि 9 जीवन में दे दिया भगवान ने। तो जो प्लैनेट्स है ना, इनका स्टोरी भी हमारी न्यूमरोलॉजी में, हमारी डेट ऑफ बर्थ में कुछ इसी तरह से रोल है। ठीक है। तो कल मैं आपको बताऊंगी इनका क्या रूल होता है, ये नंबर क्या प्ले करते हैं। ठीक है। कुछ नंबर हम आज पढ़ेंगे, कुछ हम कल पढ़ेंगे इसका। ठीक है, करें थोड़ा सा और। ऐसा तो नहीं लग रहा कि बहुत ज्यादा हो रहा है। थैंक यू अलका जी। और किसका आ रहा है, करना है आगे, पढ़ना है अभी थोड़ा और। ठीक है। तो बात आती है, जब हमने सारे प्लैनेट्स 1 to 9 पढ़ लिए हैं, तो ये 1 to 9 है क्या। मैं आपको ना एक छोटी सी पीपीटी शेयर करती हूँ, लेट मी चेक अगर ओपन है तो। तभी वो नहीं होगा यहाँ पर। ठीक है।
नहीं मिल रही। कि आप लोग अनम्यूट करके बात कर सकते हो मैम, अनम्यूटेड है यहाँ से। रुको, अभी कर रही हूँ मैं। देखो अभी आप कर सकते हो, बात करो। मैं ऐसे ही कराती हूँ, पीपीटी मुझे दिख नहीं रही है। जी अलका जी, आप बोले क्या नई चीज मिली आपको, क्या बोल रहे थे? स्टोरीज, मतलब ऐसा कभी आज तक किसी ने नहीं बताया जैसा आपने बताया। प्लैनेट्स स्टोरीज, अंडरस्टैंडिंग। स्टोरीज। ऐसे प्लैनेट्स अंडरस्टैंड हुए ना, क्या देते हैं हमें प्लैनेट्स? हम्म। देखो, अब हम ना बात करते हैं यहाँ पे, मैं आपको ना यहाँ पर आज बताऊंगी जनरल एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं किसी भी प्लेनेट के। आज हम किसी डेट की बात नहीं कर रही, पर आप एक चीज अपनी कॉपी में लिख लीजिए, फिर मैं आपको वन बाय वन बताती जाऊंगी। लिखो, जो किसी भी मंथ की 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख और 28 तारीख को बॉर्न होंगे, वो क्या होंगे? नंबर 1 के लोग होंगे, यानी कि सूर्य से रूल कर रहे हैं। जो किसी भी मंथ की 2 तारीख को, 11 तारीख को, 20 तारीख को और 29 तारीख को बॉर्न होंगे, वो नंबर 2 से रूल होंगे। जो किसी भी मंथ की 3 तारीख, 12 तारीख, 21 तारीख और 30 तारीख को बॉर्न होंगे, वो 3 नंबर के लोग। जो किसी भी मंथ की 4 तारीख, 13 तारीख और 31 तारीख को बॉर्न होंगे, 22 रह गई, 22 को बॉर्न होंगे और 31 को बॉर्न होंगे, वो होंगे नंबर 4 के। जो किसी भी मंथ की 5, 14, 23 को बॉर्न होंगे, 5 नंबर। जो किसी मंथ की 6, 15, 24 को बॉर्न होंगे, 6 नंबर हो गए हमारे, ये 7 नंबर। जो किसी मंथ की 7 तारीख, 16 तारीख और 25 को बॉर्न होंगे, 7 नंबर। 8 नंबर, जो किसी मंथ की 8 को, 17 को और 26 को बॉर्न होंगे, 8 नंबर। जो किसी भी मंथ की 9 तारीख, 18 तारीख, 27 तारीख को बॉर्न होंगे, वो होंगे हमारे 9 नंबर। तो अब इनके ना कुछ एट्रीब्यूट्स हैं। नंबर 1 के लोग कैसे होंगे, ये मैं आपको ना जनरल ट्रेड्स बता रही हूँ, नॉट फ्रॉम इंडिविजुअल कि 1 क्या है, 10 क्या, हालांकि सभी पर्सनालिटीज डिफरेंट होती है। 1 नंबर राजा है। तो 1 नंबर मेनली आर ऑथोरिटी फिगर, लीडरशिप क्वालिटी होती है इनके अंदर, पंचुअल होते हैं, डिसिप्लिन्ड होते हैं। तो आप अपनी जो जो डेट ऑफ बर्थ है ना, तो अभी हम उस पर बात करेंगे। आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है, आप अपने एट्रीब्यूट साथ साथ लिखेंगे सो दैट वी कंफर्म इट। ठीक है, कैसी क्वालिटीज हैं आपके अंदर? लीडरशिप है, पंचुअल है, डिसिप्लिन होगा, अपनी लाइफ में का कुछ स्पेसिफिक पर्पस होगा, अपने सपनों को रियलिटी में बदलने की हिम्मत होगी, और चीजों को आसानी से सीख जाते हैं लोग, और थोड़े स्टबर्न नेचर के होते हैं। इनको रिस्पेक्ट चाहिए। अगर लगे फास्ट है तो मुझे बता देना, मैं थोड़ा स्लो हो जाऊंगी। रिस्पेक्ट बहुत चाहिए इनको, रिगार्ड चाहिए, क्योंकि राजा है। अब राजा तो राजा क्यों है? क्योंकि अपने दुश्मन को मार सकता है बिना मर्सी, बिना दया दिखाए। नंबर 2, जो किसी भी मंथ की 2 तारीख को बॉर्न होते हैं, ये लोग आपको मिलेंगे बहुत ज्यादा सेंटिमेंटल, इमोशनल। इस नंबर को हम बोलते हैं फेमिनाइन नंबर, यानी कि मदरली नंबर। व्यक्ति के अंदर कैसे गुण होंगे? मदर जैसे। सेंसिटिव होते हैं, इंट्यूशंस बहुत अच्छा होता है, क्योंकि चंद्रमा है, चंद्रमा का इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है। अब चंद्रमा सपने बहुत देखता है, डे ड्रीमर्स, दिन में बहुत सारे सपने देखेंगे। और थोड़ा सा सस्पिशियस नेचर भी होता है। थोड़ी सी सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी होती है, पर ये अंदर से बहुत स्ट्रांग होते हैं। अगर थोड़ा भी इनको सेल्फ कॉन्फिडेंस मिल जाए तो बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं, क्योंकि रानी कौन है? जो सूर्य की चमक से ही चमकती है, इसलिए रानी है, अपना प्रकाश नहीं है। इवन शाहरुख खान इज नंबर 2। फिर आता है हमारा नंबर 3। नंबर 3 कौन है? जुपिटर। जुपिटर जो नंबर 3 से बॉर्न हो रहे हैं, दे आर हाईली एम्बिशियस, विल पावर स्ट्रांग होता है,
देशभक्त होते हैं, लॉयल होंगे, सेक्रीफाइजल नेचर होता है, और बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस को लीड करने की क्षमता होती है इसके अंदर। स्पिरिचुअल होते हैं, गॉड बिलीवर होते हैं, भगवान पर अटूट विश्वास होता है। एंड बिलीव इन कम्युनिकेशंस, बात करके काम करना जानते हैं, बात खत्म करना जानते हैं। सोशल सर्कल अच्छा होता है, गुड लिसनर होते हैं, मॉरल वैल्यूज हाई होती हैं, एंड काउंसलिंग टीचिंग की एबिलिटी इनके पास बाय बर्थ होती है। नेक्स्ट आता है नंबर 4। अब नंबर 4 क्या बताया था मैंने, राहु है। तो क्या है, सबसे पहले डिजायर। तो जो नंबर 4 के लोग हैं, इनकी लाइफ में डिजायर्स हैं कि मुझे ये करना है। बिना सपने के तो ये लोग हो ही नहीं सकते। सपने होते हैं बहुत सारे, और पूरा करने का दम भी होता है। 4 के पास होता है अनकन्वेंशनल वेज ऑफ थिंकिंग। पर इनका जो नेचर होता है वो अनप्रिडिक्टेबल हो सकता है। ईगो होता है, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग होती है। आपकी थिंकिंग जहां खत्म होती है वहां से इनकी शुरू होती है। अब राहु क्या है, क्योंकि इसके इसको मतलब शिकायत की थी इसकी, सूर्य और चंद्रमा ने शिकायत कर दी थी। तो राहु केतु क्या है, सूर्य और चंद्रमा को ग्रहण लगाते हैं। अब राहु क्या है, राहु तो सर था, उसको सब दिख रहा था किसने मेरी शिकायत की है। केतु को पता नहीं लगा, राहु को पता सब है। तो अब यह क्या करता है, ये सूर्य की पावर को कम करने की पूरी कोशिश करता है, क्योंकि इसके पास सूर्य से ज्यादा ताकत है, क्योंकि था तो राक्षस ही ना। इसलिए 4 को हम बोलते हैं कि 4 के अंदर जो ताकत है वो सूर्य के अंदर नहीं है। इसके अंदर वो ताकत है, सूर्य को भी कितने देर के लिए ढक देता है। आता है जब आप देखते हो सूर्य ग्रहण हो रखा है, चंद्र ग्रहण हो रखा है, तो क्या देखते हो, इतनी देर का ग्रहण है, ऐसा ही देखते हो ना, ये नहीं करना वो नहीं करना। आप सोचो कि जिसने थोड़ी देर के लिए लगना है, उसके ऊपर कितने सारे आपके ऊपर नीचे धरती तक आपके ऊपर वो लग जाते हैं लॉ। ये मत करो ग्रहण में, ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना वो नहीं करना। और ऊपर तो सोलर सिस्टम में सोचो क्या ही हो रहा होगा। जब हम उनसे इतनी दूर हैं, हमारे पर इतना असर है उस राहु का, तो कितना होगा। तो इट मीन्स राहु हैज अनकन्वेंशनल वेज एज वेल एज द अनकन्वेंशनल पावर, जो सूर्य से भी ज्यादा है। इसलिए अगर अपनी लाइफ में कुछ सोच लेना, ये तो सूर्य को भी पीछे छोड़ सकते हैं। 4 को हम बोलते हैं थोड़े एक्सपेंसिव भी होते हैं, महंगी चीजें ज्यादा पसंद आती हैं इन लोगों को। और कई बार ना इनकी लाइफ में अनडायग्नोस्टेबल प्रॉब्लम्स आते हैं, जैसे कोई हेल्थ इश्यूज आ गए, तो हेल्थ इश्यूज डायग्नोज नहीं हो पाते हैं, डॉक्टर डायग्नोज नहीं कर पाता है, क्योंकि इल्यूजन है ना। तो पता नहीं लग पाता डॉक्टर को क्या प्रॉब्लम आ रही है। फिर होते हैं 5। अब 5 नंबर के लोग क्या है, 5 नंबर का फेस देखोगे तो कैसा दिखता है, ऐसा है 5। पहले सीधा था, फिर नीचे हुआ, फिर गोल घूम गया। तो 5 क्या होता है, इनको चेंज चाहिए। कोई ढंग से उसका शेप ही नहीं है, हर जगह मुड़ जाता है। और 5 बच्चा क्या है, उसको किसी दानव ने चॉकलेट दी, उसके हो लिए। किसी देवताओं ने उसको अच्छे से ड्रेसेस ले दी, उसका हो गया। तो 5 नंबर सबका दोस्त बन जाता है, क्योंकि उसको सब अपने पास बुला लेते हैं। तो अब जो सामने वाला पर्सन है ना, 5 की तरह बिहेव करने लग जाता है। यहाँ पर भी बहुत सारे लोगों को एक चीज में कंफ्यूजन है, वो ये कि 5 नंबर जो है ना, जिसके साथ बैठता है वैसा बन जाता है। 5 नहीं बनता, प्लेनेट बनता है। ये बिल्कुल वैसे ही, अगर आप किसी छोटे बच्चे से बात करते हो तो आप उसको बोलते ना, अरे बेटा आप कहाँ से आए हो, प्लीज क्या खाएगा मेरा बच्चा, क्या नाम है आपकी मम्मी का, चॉकलेट खाओगे, अले अले अले। तो आप क्या कर रहे हो, आप बच्चा बन रहे हो। बच्चा नहीं आपकी तरह बात करा, अरे मैं आपके घर आया हूँ क्या पिला रहे हो, नो। तो क्या है, प्ले जो प्लैनेट होता है वो 5 की तरह बिहेव कर रहा है। तो 5 लोग कैसे हैं, इनको ट्रैवल का शौक है, एडवेंचरियस होंगे। रिलेशनशिप में प्यार में भी पड़ते हैं ना, बहुत जल्दी पड़ जाते हैं प्यार में, पहली नजर का प्यार हो जाता है इन लोगों को। और बाहर भी आ जाते हैं, इनको लगता है ना अच्छा ये था चल भी छोड़, वैसा नहीं है ये जो मैंने सोचा था। तो प्यार में वो जल्दी पड़ जाते हैं, और इनको बाद में पछताना पड़ता है, नहीं यार ये पार्टनर नहीं था मेरी लाइफ का राइट। तो ये गलती इनसे होती है। इसलिए 5 को हम सेपरेशन से भी देखते हैं।
फ्लेक्सिबल नेचर होता है इनका, सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा होता है, इनको लाइफ में चेंज चाहिए, बहुत सारे दोस्त होते हैं इनके। फिर आता आपका 6 नंबर। अब 6 नंबर क्या है? 6 नंबर है हमारे शुक्राचार्य। 6 नंबर रिप्रेजेंट करता है आपकी पर्सनालिटी को, आपके ऑरा को। ऐसे लोगों का ऑरा बिल्कुल डिफरेंट होता है, इनकी पर्सनालिटी बिल्कुल डिफरेंट होती है, लोगों को बहुत आसानी से इम्प्रेस कर पाते हैं। जैसा हमने देखा शुक्राचार्य की कन्विंसिंग स्किल बहुत स्ट्रांग है, तो लोगों को अपनी बात पे यकीन बहुत आराम से दिला पाते हैं ये। कन्विंसिंग स्किल जो होती है इनकी बहुत स्ट्रांग होती है, सामने वाले को बनाना बताना बहुत स्ट्रांग होता है। 6 के पास भी विद्या की वो पावर है जो 3 के पास नहीं है, एक्स्ट्रा पावर। क्योंकि जुपिटर को हम बोलेंगे अगर ग्रेजुएट, तो इनको बोलेंगे हम एमबीए, क्योंकि संजीवनी विद्या है जो जुपिटर के पास नहीं है। 6 में मोस्टली दे लव मनी, ज्वेलरी, आर्ट, म्यूजिक, नेचुरल थिंग्स, नेचर में घूमना, पॉश एरिया में रहना, हाई मतलब होता है ना थोड़े ज्यादा पॉश वाले एरियाज में घूमना। एंड सिंपैथेटिक तो होते हैं, सेक्रीफाइसल नेचर भी होते कई बार होता है इनका। बट दे टेक द थिंग्स वेरी सीरियसली एंड गिव द स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर। कई बार ये बिल्कुल एकदम दो टूक जवाब दे देते हैं लोगों को, ब्लंट। हालांकि 6 लोग आपको डिमांडिंग मिलेंगे, पर जवाब जब देने पे आता है तो कई बार ब्लंट दे देते हैं जवाब। और कई बार इनको लाइफ में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। अगर फीमेल है 6 नंबर की तो उसको चाइल्ड बर्थ का इशू आता है। फिर आता है हमारा केतु, यानी कि 7 नंबर। 7 नंबर, 16 नंबर और 25 नंबर। अब केतु क्या है, मैंने बताया क्या है, तड़प है। तो केतु चीजें ढूंढ रहा है क्योंकि उसको कुछ दिखता नहीं है। तो केतु वाले लोग कैसे भरोसा करते हैं सामने वाले पे? उसकी फेस वैल्यू तो देखते हैं पहले, फिर अंदर भी खोजेंगे कि कैसा है कैसा नहीं है, तब जाके विश्वास करते हैं। और ऐसा होता है इनके साथ कि सोशल गैदरिंग में रहते हुए भी अपने आप को अकेला कर लेते हैं ये। उनका मन करता है यार ठीक है इधर पार्टी पार्टी हो रही है, हम अपना अकेले काम कर रहे हैं। केतु के लोग आपको मिलेंगे मोर स्पिरिचुअल देन रिलीजियस। ऐसा नहीं पूजा पाठ करके काम चला रहे, दे आर स्पिरिचुअल। अंदर से हम कितने शांत है वो होता है स्पिरिचुअलिटी। अपनी चीजों को आसानी से लोगों से शेयर नहीं करते। इनका जो नेचर होता है बहुत डीप होता है, इसलिए इनको इंटरेस्ट होता है म्यूजिक में, पोइट्री में, अकल्ट साइंसेज में, रिसर्च में, जासूसी करने में। इनका माइंड जो होता है बहुत, इनका सबकॉन्शियस अगर चाहे ना ये अपना पास्ट लाइफ भी खुद देख सकते हैं इसी जन्म में, इतना ज्यादा इनका सबकॉन्शियस एक्टिव होता है। और इमोशनली इतना ज्यादा विड्रॉन, कई बार अगर ये चाहे ना इमोशनली लोगों उसको काट ही देते हैं, खत्म। इन किसी ने इनको नुकसान पहुंचाया उसकी हेल्प कर रहे हैं, किसी ने नुकसान पहुंचाया, कट है जिंदगी से, वो आ नहीं सकता दोबारा जिंदगी में। अगर एक बार किसी को सोच लिया ना लाइफ में डिटैच करना है, तो मजाल है उसको अपनी जिंदगी में शामिल कर ले। वो केतु है, कट कैंची है, काट ही देगा वो आपको। आप इनको पैसे से अपना नहीं बना सकते। ये कैसे बनते हैं? दिल से बनते हैं। आपने उनको कितना प्यार किया, आपने उनको कितना लोर किया, आपने उनको क्या गाइड किया, और उनको गाइडेंस नहीं मिल रही क्या गाइड किया, ये उससे आपकी तरफ प्रभावित होते हैं, पैसे से नहीं। इसको आप पैसे से नहीं खरीद सकते। इवन बाबा रामदेव 7, आप देखो उन्होंने क्या किया, अपना आयुर्वेद को उन्होंने देश के सामने प्रस्तुत किया। फ्री में कर रहे थे, देश ने उसको ऊपर उठा दिया। तो 7 क्या है, वो जब चीजें अनकंडीशनल कर रहा होता है उसको गवर्नमेंट पकड़ लेती है, ऊपर उठा देती है। यही बोला, तड़प छोड़ देंगे तो आगे बढ़ा देता, अब तड़प नहीं करनी है। फिर आता है हमारा 8 नंबर। 8 नंबर है हमारा सैटर्न। सैटर्न जैसा कि हमने देखा उसकी खुद की लाइफ में क्या थे, उस बेचारे की लाइफ में क्या आया, मम्मी पापा ने अस्वीकार कर दिया, लात मार के घर से बाहर निकाल दिया उस बेचारे को। अब जिस बच्चे को मम्मी पापा का प्यार ना मिला हो, उसको अकेले बड़ा होना है, तो क्या आएगी उसके जीवन में? हर्डल आएंगे, तकलीफें आएंगी, बहुत सारी तकलीफ सहनी पड़ेगी। तो ऐसे बच्चे कैसे खड़े होते हैं? जड़ से खड़े होते हैं।
तो 8 नंबर क्या है? जड़ से अमीर बनता है, ये जड़ से कुछ नहीं है, एक दिन अमीर बनता है, क्योंकि मेहनत से बनता है। अगर आपने कभी रशिया की भी जो प्रेसिडेंट है वहां के, पुतिन जी, उनकी स्टोरी पढ़ी हो तो वो भी ऐसे ही खड़े हुए हैं। और भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं, इवन आप चाहे मोदी जी को देख लो, चाय बेचने से लेकर कहाँ तक का सफर है उनका, 8 नंबर है वो भी। तो ऐसे आपको 8 और भी मिलेंगे जो जड़ से खड़े हुए हैं। और 8 बहुत कुछ देता है, क्योंकि अपनी मेहनत को, देखो तुम एक बारी को ना पैसा आ गया तुम बैठ छोड़ सकते हो, पर 8 नंबर वाला पैसा आ गया तब भी मेहनत करेगा ये आराम से नहीं बैठ सकता। तो जो हम एक बात बोलते हैं ना, सक्सेस इज अ की ऑफ हार्ड वर्क, जब तक आप हार्ड वर्क नहीं करेंगे तब तक सक्सेस नहीं आती है। तो ये आपको ये नहीं बोलेगा स्मार्ट वर्क कर पैसा आएगा, ये वो नहीं बोलेगा, ये यही बोलेगा कि हार्ड वर्क करो, सफरिंग्स आएंगी, सफरिंग को हैंडल करो। तो 8 नंबर ये सब सफरिंग्स देखते हुए, हार्डशिप देखते हुए एक दिन अच्छा बिजनेस चला सकता है। सैटर्न इज अ गुड जज, क्योंकि कर्म का नंबर है, कर्मा का नंबर है ये। तो वो ही कहता है अगर आपकी लाइफ में अनएक्सपेक्टेड चीजें आ रही हैं, अनअवॉइडेबल चीजें आ रही हैं, उसका सामना करो, और इसके जीवन में आती हैं। पैसा आसानी से नहीं मिलेगा इसको। और कई बार ऐसा भी होता है कि चाइल्डहुड डिफिकल्ट होता है, इसके दोस्तों के पास जो चीज है वो इसके पास नहीं है, वो तड़प रहा है उन चीजों के लिए। और तड़प कैसे रहा है कि मैं मेहनत से कमाऊंगा, मम्मी पापा नहीं ले सकते, कोई बात नहीं, मम्मी पापा को नहीं कंप्लेन कर रहा हमारे घर ये नहीं है, हमारे घर वो नहीं है। क्या सोच रहा है कि मैं एक दिन इसको कमा लूंगा, मैं मेहनत करके इतना पैसा अर्न कर लूंगा, मैं चीज खरीद लूंगा। तो अपनी लाइफ में ये चीजें अचीव कर लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने आपको नरेंद्र मोदी का दिया, ही इज 8। और 8 में मोस्टली हेल्थ इश्यूज आते हैं, बाल जल्दी झड़ जाते हैं, टांगों की प्रॉब्लम, घुटनों के दर्द की प्रॉब्लम इनको बहुत जल्दी आती है। लास्ट नंबर है हमारा 9। 9 है हमारे हनुमान जी का नंबर, 9 नंबर कंप्लीशन का। अब 9 कंप्लीशन का जो नंबर होता है, इसका काम क्या है? चीजों को कंप्लीट करना, जो अपने आप में 9 नंबर बता रहा है। 9 की अगर आप फिगर भी देखोगे ना, वो ऐसी है, सब कुछ है और अब मैं दुनिया को देके जा रहा हूँ। तो 9 नंबर के लोग कैसे हैं? इंटेलिजेंट, अपने आप में परिपूर्ण है, कंपटीशन इनके आगे रुक नहीं सकता। आपने इनके चैलेंज दे दिया तो ऐसा मत कर देना इनको चैलेंज देकर, आप खड़े नहीं हो पाओगे, इनके आगे टिक नहीं पाओगे, क्योंकि सेनापति है, सब कुछ लेके बैठा, अपने हथियार हथियार सब लेके बैठा है ये। तो गलती से इनको चैलेंज नहीं करना, किसी भी तरह का रिस्क लेने से डरते नहीं है। इनका नेचर होता है बहुत कंपैशनेट, देने पे आते तो छप्पर फाड़ के देते हैं, और लेने पे आते हैं तो अंदर घुस के मारते भी हैं। इनका अपनी लाइफ में कोई बहुत ज्यादा हाई डिमांड नहीं होता अपने से किसी और से, बट काम करने पे जब आते हैं इनको लगता है अगर मैं ऐसे अच्छा काम कर सकता हूँ तो सामने वाले से इनकी एक्सपेक्टेशंस होती है कि सामने वाला भी ऐसा ही काम करे। इसलिए इनको अपनी एनर्जी को सही जगह चैनलाइज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक्स्ट्रा एनर्जी बहुत होती है, नामी एनर्जी है, लाल रंग है। और अपनी लाइफ में ये सिचुएशंस को डिप्लोमेटिकली हैंडल करना है, अनएथिकल से हैंडल करना है, लड़के हैंडल करना है, करना जानते हैं ये। इसलिए ये प्रोफेशन पुलिस के लिए, आर्मी के लिए बहुत ही अच्छा नंबर होता है। तो ये हमारे थे जनरल एट्रीब्यूट्स। अब आप में से बताओ किस किस के अपने जनरल एट्रीब्यूट मैच कर रहे थे? जनरल चीजें हैंड रेस करके बता सकते हो किस किस के अपने जनरल एट्रीब्यूट्स ऐसे मैच कर रहे थे? किसी के मैच नहीं किए? सर हैंड रेस येलो वाला नीचे है ना, येलो वाला वो वाला। जी चंद्रकांत जी अनम्यूट कीजिए। मेरे को ना ये वाला हाथ नहीं दिखाई देगा अगर आप ऐसे करोगे तो। आपको रिएक्शन में जाके ना वाला बटन, यस ठीक है, थैंक यू। चंद्रकांत जी अनम्यूट कीजिए। चंद्रकांत जी, ये जो मैं बटन दबाऊंगी आपके पास आएगा आस्क टू अनम्यूट, मैं बोल रही हूँ ना तो आपसे पूछेगा होस्ट आस्क टू अनम्यूट, तो आपको वहां पे क्लिक करना है। ठीक है। हाँ आप बताएं। ये तीन, मेरी डेट ऑफ बर्थ 3 से 3 है, वो मैच हाँ हो रही है, पूरी मैच हो रही है।
ठीक है। ओके। जी आनंद शाह। हाँ, गुड आफ्टरनून मैडम। गुड आफ्टरनून सर। मैडम मैं 7 हूँ, 16 नवंबर। तो मुझे पता है मैडम, आप जो बोलते हो बस सब सही है। केतु वाला हूँ मैं। और मेरा नाम आनंद है। आनंद का हम चिल्ड्रन न्यूमरोलॉजी से करते, वो भी 7 आता है। हम्म। तो मुझे काफी दिक्कत आई थी। अभी मैंने अपना, मैं वास्तु कंसल्टेंसी करता हूँ। और अनफॉर्चुनेटली मेरा जो एंट्रेंस था वो, उसका भी मैडम ईशान कोण कटा हुआ था। तो ये तीनों साथ में चलते थे, अभी थोड़ा थोड़ा चलता है, पर आपने जो बोला वो बिल्कुल सही है। ठीक है। ओके जी जी ओमी सर, पंकज जी, आपका नाम याद हो गया मुझे। यस मैम। जी सर, आपका क्या मैच हुआ? मैडम मैम मैं 4 नंबर का हूँ। जैसे आपने हम्म। बताया वह मैच हो रहा है मैम। ओके। ठीक है। ओके थैंक अर्चना जी, फिर रितु जी। हाँ जी रितु मैम जी। मेरा मैम मेरा 1 नंबर है, शनि का नंबर है। जैसे कि मेरे जीवन में बहुत स्ट्रगल है, हम्म। वर्क बहुत ज्यादा है और उसका फल बहुत कम है, हम्म। ऐसा ही है। तो ऐसा ही लग रहा है ना, लाइफ में अकेले को अपने आप को धक्का खुद ही मार रहे हो। यस मैम, मतलब लोग हैं लेकिन फीलिंग अकेले का ही आता है, हर हाँ, एक चीज। क्योंकि अकेले ही चलना है, कोई भी साथ नहीं आएगा। यस ठीक है। मैम, तो एट ऐसा ही नंबर में ये फील। होता है सभी का, जितने भी लोग 8 नंबर के हैं, जब ये सबकी हेल्प के लिए खड़े रहेंगे, पर इनको जब हेल्प की जरूरत है इनके पास कोई नहीं आने वाला, इसलिए यस मैम, अकेलापन ऐसा ही महसूस होता होता है। है। यस ठीक है, मैम। ओके जी जगत बंधु जी। थैंक यू मैम। जी प्रणाम मैडम। मेरा 2 और 6 कॉम्बिनेशन है मैडम। हम्म। और काफी कोरिलेट कर पा रहा हूँ, लेकिन मेरे साथ प्रॉब्लम क्या है कि मुझे डायरेक्शंस में बड़ा कंफ्यूजन होता है। नॉर्थ की डायरेक्शन मुझे साउथ दिखाई देगी, कहीं भी मार्केट जाता भी हूँ, अपना व्हीकल से जाता भी हूँ, तो रास्ते ही मुझे बड़ा कंफ्यूजिंग दिखाई देते हैं, क्योंकि मुझे जल्दी याद नहीं होता। इसका रीजन एक्चुअली क्या हो सकता है? कुछ नंबर का है या केतु मेरे लगन में है, इसकी वजह से कुछ हो सकता है? देखो केतु लगन में होता है तो यहाँ पे थोड़ा एस्ट्रोलॉजी आ जाएगा सर। केतु लगन में थोड़ी कंफ्यूजन देता है, बेसिकली अपनी आइडेंटिटी के प्रति देता है। आप जो चीज ज्यादा खोजने की कोशिश करेंगे वो आपको कंफ्यूजन देगी। तो अगर आप उसको छोड़ देंगे तो वो अपने आप निकल जाएगी, क्योंकि आप जो सही चीज पे जाएंगे ना, जो आपका दिल बोल रहा है आप उसको सुने, वो सही बता रहा है आपको। आपका हम्म मन जो कह रहा है ना ये चीज, ये डायरेक्शन मुझे ये लग रही है, तो वो वही है। अगर वहां पे आपने उसको मैनिपुलेट किया तो वो गलत हो जाएगी। हम्म हम्म, हम्म, क्योंकि यहाँ पे 2 नंबर ऐसे हैं। 2 नंबर क्या है, चंद्रमा जो देवताओं के हिस्से में आता है। 6 नंबर किसका है, जो दानवों के हिस्से में आता है। तो कंफ्यूजन दोनों की रहेगी। तो बोलेगा ये कर, 6 बोल रहा है ये कर, मैं सही बता रहा हूँ। तो ये रहेगा। दिमाग कुछ कह रहा है, मन कुछ कह रहा है, तो जो मन कह रहा है आप उसको फॉलो करो। ये 2 और 6 का कोई कंफ्यूजन नहीं है ना एक्चुअली, जो जो डायरेक्शन का जो ओवरलैपिंग जो इसको मैं होता है। बताऊंगी आगे कैसे होता है, बट ये जो डायरेक्शन का बोल रहे हो ना, अभी आपका जो मन कह रहा है आप उतना करो। वो ओके, आपका गलत नहीं हुआ कभी। थैंक यू। ठीक है। ओके। हाँ जी पंकज जी, कुछ बोलना है आपको? जी अर्चना। मैम मेरा भी बिल्कुल मैच कर रहा है। 9-4 का मेरा कॉम्बिनेशन है, और मैंने अपनी फैमिली हाँ। का भी जो रीड करा सब बिल्कुल एज इट इज मैच हो रहे हैं। और जो आपने स्टोरीज बताया ना वो तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग थी। उससे तो पूरे नंबर्स ऑटोमेटिकली लर्न हो गए हैं। ठीक है। थैंक यू सो मच मैम। ओके ठीक है, अभी आपका आज का होमवर्क क्या है? आज आप लोगों को अपना डेट ऑफ बर्थ अपने अपने ग्रुप्स में डालना है। जो बेसिकली जो भी आपका ग्रुप 3 है उसमें, तो हम करेंगे एक लकी विनर का। मेरे से 1 to 1 बात कर सकता है वो, और मैं उसका पूरा उसको फुल प्रोटेक्शन दूंगी। ठीक है, बट इस लकी नंबर, और मैं लकी नंबर पहले ही बता दूं, मैं कोई ऐसा नहीं है कि मुझे कोई जानता है या मैं किसी को जानती हूँ उसका करूंगी। मेरा प्रोसेस क्या होता है, मैं अपना व्हाट्सएप खोलूंगी आपके ग्रुप का, आई क्लोज माई आईज एंड स्क्रॉल करूंगी, जहां पे मेरी फिंगर रुकेगी मैं उसका करूंगी। दिस इज माई वे टू चेक द लकी ड्रॉ, क्योंकि यहाँ पे कोई पर्ची वाला सिस्टम नहीं है व्हाट्सएप पर, बट आई डू लाइक दैट। ठीक है। तो अर्लियर मोस्टली आई क्लासेस में मैं यही करती हूँ, जिसके ऊपर मेरा फिंगर रुकता है मैं उसका करती हूँ। कल एक का करूंगी, फिर परसों का भी ऐसे ही लकी विनर लूंगी और हम लोग करेंगे।
तो होप सो आपको सेशन अच्छा लगा होगा। कल हम सेशन को आगे बढ़ाएंगे और फिर मैं आपको कुछ अपने बारे में बताऊंगी, हाउ आई कम इनटू दिस जर्नी। इस जर्नी ने मेरी लाइफ में क्या चेंज किया, मैं कहाँ से कहाँ कैसे पहुंची, आप लोग अपनी लाइफ में कैसे कर सकते हैं इस चीजों को। ठीक है, फिर हम हमारी क्लास नेक्स्ट 2 डेज और रहने वाली है, तो बने रहिए। और अपनी आपको क्लास कैसी लगी प्लीज पुट योर व्यूज, और आप एक्स्ट्रा क्या समझने आए हैं वो भी लिख सकते हैं। और मुझे लगेगा दैट इज रिलीवेंट कि इसको मैं हम अपना 2 डेज में कवर कर मतलब सकते हैं। आई रियली वांटेड टू शेयर, मैं आपको वो भी शेयर करूंगी अगर आपको लगता है कुछ एक्स्ट्रा मुझे करना है। ठीक है, तो हम लोग कल मिलेंगे आपसे सेम टाइम पे 11:30। ठीक है। हेलो मैम। हाँ मैम जी। संगीता बोल रही हूँ। हाँ जी संगीता जी। अपना अभी 2 दिन है, हाँ 2 दिन 11:30 का ही होगा क्या? हाँ जी हाँ जी। हाँ क्योंकि आज मुझे पता नहीं था तो मैं घर से बाहर निकली और आपका क्लासेस, तो मैं अभी दोनों चीजें कर एक साथ किया, इसलिए मैंने कोई वीडियो नहीं, ऑफ अभी किया। तो रिकॉर्डिंग कल आ मैं जाएगी इलेवन ग्रुप में। थर्टी ये ग्रुप 3 कौन ओके सा है थैंक मैडम? यू। ग्रुप 3 कौन सा है आपका? ग्रुप 3। क्योंकि जी मुझे तो आप कौन से 5D, ग्रुप में हो? मैं तो जो 5D न्यूमरोलॉजी करके है। नहीं नहीं ये नहीं। आपका ग्रुप का नाम बताओ। जी